हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी और थोड़ा सा गैप हो गया फरवरी के बाद। अब ये आज 1 अप्रैल को ये वीडियो में रिलीज करो, लेकिन हाँ, यहाँ से अब रेगुलर वीडियोस आपके आते रहेंगे। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर वाले वीडियो जिन बच्चों ने देख लिए हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इन सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली चीज, कोई बच्चा सवाल नहीं करेगा कि सर हमारे स्टेट का। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर कुछ स्टेट्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, और आप लोग ये नहीं कहेंगे सर ये दूसरे स्टेट का, इस स्टेट का। सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा रहा हूं, जैसे ही 5 पेपर में सॉल्व करा दूंगा। ये पीवाईक्यू 1 है एचएपी का। जब मैं 5वां करवाऊंगा आपको, 5 अलग अलग स्टेट के होंगे, 5वां जब मैं करवाऊंगा, आप लोग देखेंगे कि मोर देन 50-60% क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोशिश करेंगे ज्यादा करा पाए, बट हाँ, 5 का तो मैं कोशिश कर रहा हूं कराने के लिए, बट ऐप पर आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे ऐप में। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग चल रही है। विद इन 10 to 12 डेज कोशिश की जाएगी कि पूरा अपडेट हो जाए ऐप के अंदर। तो यहां पर आपको बच्चों सवाल रहता है कि सर चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, वो मैं यहां पर आप लोगों को ब्रेक करके दे रहा हूं कि कितना चैप्टर वाइज वेटेज है, आंसर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या पॉइंट्स देने हैं, वो सारी बातें यहां पर है। यहां पर जो मैं आंसर दे रहा हूं, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में दे रहा हूं मैं, ताकि आप थोड़ा डिटेल में ही पढ़ सके। यहां के आंसर से आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कि आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, पेपर हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, ये बहुत से बच्चों का सवाल रहता है, तो मैं फिर कह रहा हूं, और मैं अब आपको इसकी पीडीएफ जो है वो हिंदी में भी देना स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, जो कि आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगी। तो पेपर हिंदी में लिखे इंग्लिश में, तो अगर आपकी हिंदी में लिखने की कैपेबिलिटी अच्छी है, आपके स्टेट में हिंदी अलाउड है, तो आप हिंदी में ही लिखें। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि एग्जिट एग्जाम का कोई है नहीं, तो ओके है। अब इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्ट है वो इंग्लिश में लिखें। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिखेंगे तो नंबर कम मिलेंगे। कुछ ये जो भ्रम फैला हुआ है हिंदी में लिखेंगे तो कम मिलेंगे, उसका रीजन मैं बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि हिंदी के कुछ खास वर्ड्स होते हैं, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देते हैं, वहां दिक्कत आती है। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, बेटा एमसीक्यू सॉल्व कैसे करें? अभी तक मैंने जितने भी पीवाईक्यू देखे, बच्चों ने जो मेरे पास भेजे हैं, वहां से एक चीज समझ में आ गई। अगर आप चाहते हो कि 100% एमसीक्यू आपके सॉल्व हो, देखो हम कुछ तो गैस करके यहां से बता देंगे, लेकिन एमसीक्यू में मैं एक पैटर्न देख रहा हूं, 2, 4, 5 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, फिर हर बार क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है कहां से पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैंने देखी है, यूट्यूब पर मैंने जितने भी वीडियो डाले, यानी कि जो मेरे सबसे ओल्ड वीडियो हैं, अब तो खैर नए फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करवा रहा हूं, वो भी ओके है, लेकिन जो यूट्यूब पे स्टार्टिंग के वीडियोस पूरे डिटेल में पड़े हुए हैं, अगर आपने वो डिटेल में पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपके 100% एमसीक्यू हो जाएंगे। अभी उसका टाइम नहीं होगा, मुझे पता है, लास्ट मोमेंट आ गया है। ठीक है, अच्छा, टाइम किनके पास नहीं है? जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। थोड़ा सुन लो, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये सब हमने सुना हुआ है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो सबके लिए लेके चलेंगे कि लास्ट मोमेंट है, हर बच्चे को गाइडेंस भी चाहिए होती है, और बहुत से बच्चे जो एकदम तैयारी करके चल रहे हैं उनको बोरियत लग रही होगी, तो जिनको बोरियत लग रही है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, फटाफट आगे निकलो। ठीक है, ओके। तो एमसीक्यू के लिए अगर डिटेल में चाहते हो कि 100% हो, तो आपको पूरा डिटेल वीडियो पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं ओके है, गुड है। जो बच्चे नहीं पढ़ चुके उनके लिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाद में ऐड करेंगे, फिलहाल पेपर वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कह सकते हो बच्चों के साथ है इश्यूज नहीं आएंगे, बल्कि बच्चे हैं करके। यहाँ पर इस बार आपको जो इनकी पीडीएफ्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पर मिलेगी बेटा। पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश की है वो सिर्फ आपको किस पे मिलेगी? ऐप पर मिलेगी। यूट्यूब पर हम लोग, मतलब एक्चुअली पूरी टीम होती है हम लोगों की जो डिसाइड करती है चीजें, तो मेरे ऊपर मत डाल देना कल को, बच्चे फोन करते हैं सर ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है, तो कम से कम टारगेट 10+ पेपर का, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और एक चीज बता दूं मैं, ये अभी ER20 जब तक रहेगा ये हमेशा के लिए वैलिड रहने वाला है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो 7+ पेपर डिस्कशन मिलेंगे आपको, अभी एकदम से नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम 8-10 दिनों के अंदर उसमें अपडेट करेंगे, धीरे धीरे करके। रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो रहेंगे। चैप्टर वाइज वेटेज का मतलब यहां पर क्या रहेगा, एक एक चैप्टर से पिछले 5 जो यहां डिस्कस करेंगे उसको तोड़ दिया, जिससे कि अगर आप डायरेक्ट चैप्टर उठा करके इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं,
कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसका प्राइस 300 रुपीज है, शायद वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में हैं, ले चुके हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे लास्ट मोमेंट में हैं, कहीं और कोर्स लिया हुआ है या रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है ये। ठीक है, क्लियर होगी बातें। ऐप पता ही है, चैनल देख रहे हैं तो ऐप का नाम आपको सब कुछ पता ही होगा। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर वाइज वेटेज देखो बेटा, हर स्टेट में जो अभी तक एनालाइज किया है, मेरे पास पेपर आते हैं। ये भी पेपर कौन से स्टेट का देख लेते हैं। स्टेट नहीं पता है ये। अच्छा, इसका ओरिजिनल पेपर भी मैं ऐप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना, इसका जो ओरिजिनल पेपर है वही मैं अपडेट कर दूंगा ऐप में। अभी कौन से स्टेट का नहीं पता फिलहाल, लेकिन इस स्टेट ने जो क्योंकि टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, जब 5वां पेपर होगा तब मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। खासकर देखो, जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा ये, और जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस स्टेट में क्या हुआ है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ये चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोगों को बताओ, चैप्टर नंबर 5 और एक चैप्टर नंबर आपका 11 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम पूछा गया है, 5 से 8 नंबर का इसमें भी वो रहता है करके। ये 2 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये अभी से इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं मैं, फिर आगे और बता जाऊंगा। मतलब जो बच्चे लास्ट मोमेंट ये चाहते हैं कि हम कौन से चैप्टर्स पढ़े, तो आप 5वां पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ये हाँ, एक और है 7वां, 5, 7, 11 ये डेफिनेटली पढ़ लो। मतलब 8 या 24, 20 से 25 नंबर आपका फिक्स हो गया ये। ठीक है, स्टार्ट करें। फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चे को लगता है कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, आपको लग रहा है, क्योंकि मैं देखो आराम से ही पढ़ाऊंगा, आराम से ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे लास्ट मोमेंट में देखते हैं, उनको आराम से समझना होता है। पूरे साल पढ़ाई नहीं की है बहुत सारे कारण की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, इसकी वजह से चीजें समझने में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है, तो उनको डिटेल में लेके चलूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पीवाई की तो उसमें थोड़ा सा फास्ट चलाता तो बच्चों को दिक्कत थी थोड़ी सी। तो कोई बात है, जिनको आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकालते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये 2023 का पेपर है मेरे पास। कौन सा पेपर है? 2023 का। किस स्टेट का है मुझे नहीं पता है। पेपर मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, आप उसमें ऐप में आप लोग चेक कीजिएगा। तो वही इसमें एमसीक्यू स्टार्टिंग में डाले गए हैं। तो डैश इज एन ऑर्गन फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, और बॉडी का इक्विलिब्रियम। ये चीज अगर आप लोग जो जल्दी बच्चे 12th पास करके आए होंगे उनको पता होगा। कान, हमारा कान के अंदर फ्लूइड होता है, वो बॉडी को इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन करके रखता है और हमारे सुनने में काम करता है। तो आंसर ईयर आ गया। डैश इज नेसेसरी ऑर्गन फॉर विजन दैट रिजेंबल कैमरा, जो हमारा ऐसा ऑर्गन जो देखने में हेल्प करता है और कैमरे की तरह काम करता है, वो आई हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। अब मैं बताऊंगा दिक्कत कौन से क्वेश्चन में, कहां पर किस टाइप के क्वेश्चन के लिए डिटेल जाना पड़ेगा। कुछ एनालिसिस में करूंगा पीवाईक्यू 5 में कि डिटेल पढ़ करके कितना % क्वेश्चन आ रहा है। मान लो 80 नंबर का पेपर है तो उसमें से 20-30 मार्क्स का डिटेल पढ़, जिसने डिटेल स्टडी कर रखी होती है उसको आता है। वरना अदरवाइज आप केवल पीवाईक्यू लगा लोगे तो 50 से 60% क्वेश्चन बड़े आराम से ले जाओगे। ठीक है। डैश इज पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बचपन से पढ़ रहे हो पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। डैश इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। बचपन से पढ़ रहे हो, बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है। ये भी बचपन से पढ़ रहे हो। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर बचपन से, बचपन का मतलब है जब से क्लासेस में आपका आना स्टार्ट हो गया, 9-10 में जब से आ गया है। ठीक है, 120-180 होता है, ये तो नॉर्मली पता होगा। LH, अब ये हो गया थोड़ा सा जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा। LH इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां पर ये सर्कल डाला मतलब जिसने डिटेल पढ़ रखा होगा, टिक मारा मतलब ये आपको आने ही चाहिए, बेसिक है, जीके इसको हम कह सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर जीके। इवन ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आपका जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, कई रेलवे इधर उधर के, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये आने भी चाहिए। ठीक है। डैश ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा फार्मेसी का नहीं है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो क्लास 11-12 में है। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन, बचपन से पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम थ्रू विच एवरी सेल इन बॉडी रिसीव इट्स ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम वह सिस्टम है जिसके माध्यम से बॉडी का हर एक सेल ऑक्सीजन प्राप्त करता है
और बाहर निकालता है क्या, CO2। O2 रिसीव करता है, बाहर क्या निकालेगा, CO2 निकालता है। ये जिस केवल उन बच्चों के लिए दिक्कत है थोड़ा सा, अदरवाइज इसको टॉपिक क्लियर है, ये भी ओके है। ट्रू फॉल्स। अब यहां थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। अब अगर किसी को पता है यूरेमिया बीमारी क्या होती है तो वो इसको कर ले जाएगा, यानी कि इसके लिए चाहिए नॉलेज। ये जनरल क्वेश्चन में नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर एक चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए यहां पर, बल्कि मैं अभी से बता देता हूं। हम लोग जितने ही पढ़ रहे हैं, ब्लड स्केलेटन है हमारे पास, ठीक है ना, स्केलेटन, हार्ट है, इन सब में कुछ बेसिक बीमारियां भी पूछी जा रही हैं अलग अलग स्टेट में। 1 मार्क्स क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, डिजीज आ रही हैं। जैसे कि खून के अंदर यूरिया बढ़ेगा तो यूरेमिया, दैट इज ट्रू। गाउट इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू जॉइंट, दैट इज ट्रू। ये तो हम लोग नॉर्मल भी पढ़ाई करेंगे और इस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ रखा है। निमोनिया इज द डिजीज दैट अफेक्ट लंग्स, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हो गया। गाउट मेरे ख्याल से हर घर में जिनके दादा दादी नाना नानी किसी न किसी को गाउट है और ये जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हड्डी का है या जॉइंट्स का। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ जॉइंट की जगह बोन लिख देते, बोन डिसऑर्डर, कुछ बच्चे इसको क्या करते, ट्रू करके आते, जो कि गलत हो जाता। हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जॉइंट का प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन पैदा होगी, जहां मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन पैदा होगी उसको आप मार्क कर लीजिए। फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों को लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, क्योंकि बच्चे लोग काफी पढ़ चुके होंगे, उनको केवल रिवीजन करना होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, बचपन से पढ़ रहे हो, विच पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये लाइन आप क्लास 11 से पढ़ते चले आ रहे हो, तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि गलत हो जाए। ये दो क्वेश्चन यहां पर ऐसे आ गए, ट्रू हो गया। एफरेंट नर्व, अब अगर आप ब्रेन में नर्व्स पढ़ते हो तो 2 टाइप की नर्व, इफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व, पढ़ रहे हो ना क्लास 11 से। तो बेटा ये चीज मैं वो बता रहा हूं जो बेसिक है एकदम, मतलब कुछ नया नहीं था फार्मेसी के अंदर। बेसिक का मतलब कुछ नया नहीं था, पुरानी ही चीज थी। डिटेल नो डाउट, हम लोग डिप्लोमा कोर्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल लेके चलते हैं, ठीक है। चीजें डिटेल में मैं बताता चलूंगा, जिससे कि बच्चे को अगर यहीं से ही पढ़ करके पास होना तो इजीली पास हो जाएगा। याद रखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बार बार नहीं बोलूंगा। तो एफरेंट नर्व ब्रिंग इंपल्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टू ब्रेन। अब बताओ, ई से मैंने जब लेक्चर लिया था बताया था, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट कहां से होगा, एग्जिट फ्रॉम ब्रेन। तो ब्रेन से निकलने वाला इफरेंट, ब्रेन के पास जाने वाला एफरेंट, तो ये एफरेंट हो गया, ट्रू हो गया, ऐसे याद रखोगे। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट ये क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद 16 रह गया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ए डिजीज इन विच प्लेटलेट काउंट इंक्रीज, फॉल्स। पेनिया, देखो जब भी पेनिया वर्ड आएगा वहां डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज होगा, यार क्या लिखा है, काउंट इंक्रीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वो। पेनिया वर्ड याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा, ये फार्मेसी लेवल का था आपका। कार्डियक का फार्मेसी लेवल का मतलब फार्मेसी में ही पढ़ा होगा, उससे पहले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेंट आउट बाय द हार्ट इन 1 आवर। तो ये थोड़ा सा बेसिक भी है, लेकिन आई थिंक पहले नहीं है, कार्डियक आउटपुट वर्ड पढ़ा होगा, तो ये भी गलत हो गया ना, पर सेकंड होता है वो। तो ओके, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हो गया कि पढ़ा होगा तो आता होगा। एडिमा इज द कंडीशन विच रिप्रेजेंट एक्सेसिव वाटर एंड सोडियम रिटेंशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एडिमा बॉडी में जो स्वेलिंग होती है, क्यों हो जाती है बॉडी में स्वेलिंग, जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स से पानी निकल के सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पानी और सोडियम, क्योंकि सोडियम बढ़ जाता है तो पानी पीछे पीछे खिंच के आ जाता है, तो बॉडी सूजी हुई। जब भी बॉडी में स्वेलिंग आती है उसका रीजन यही होता है, सेल के अंदर का पानी और सोडियम सेल्स के बीच में आ गया है, ठीक है। तो ट्रू हो गया ये, नो डाउट, इसको भी पता पढ़ा होगा तो आता होगा। थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज मायोकार्डियम, क्लास 11 का पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये आना चाहिए, नहीं आता है तो दिक्कत है। मतलब ये बड़ा बेसिक है, अगर आप इवन फार्मेसी में भी अच्छे ही पढ़ रहे हैं तो ये इतने बेसिक क्वेश्चन है। एमसीक्यू के लिए अगर आप हर टॉपिक का बेसिक क्लियर कर लेंगे तो समझो हो गया काम, ठीक है। और ये सारा बेसिक मैंने जो हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए यूट्यूब में या इवन जो क्लासेस में लिए हैं, ठीक है, जहां तक
जो पढ़ा दिए है, ठीक है ना, तो उसमें ये कवर अप है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड कोगुलेशन, ठीक है, ये तो कॉमन है। तो एमसीक्यू आप देख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़े से वैसे हैं, लेकिन है बिल्कुल बेसिक टाइप में ही, डिटेल में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। क्लियर है बातें? ओके, अब ये क्वेश्चन देखो चैप्टर नंबर 3 से, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आ ही रहा है। सॉरी ये है एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यूज को लेकर के क्वेश्चन आता है, टिश्यूज का क्लासिफिकेशन याद कर लो, वहां से क्वेश्चन आता जाता है। यहां पर स्पेशली क्या कर लिया है इन्होंने, एपिथेलियल टिश्यूज को पूछ लिया है। अब बताओ, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने हमेशा कहा है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टिश्यू पूछा है तो उसकी डेफिनेशन देंगे, शुरुआत हमेशा डेफिनेशन से करेंगे, वो आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड करवा देगा, डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है ना। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, एक समान से दिखने वाले काम करने वाले सेल्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, और वो एक साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं जो एक खास फंक्शन मिल करके करते हैं, मतलब मिल करके, ठीक है ना। एपिथेलियल मतलब ऊपरी परत होती है, इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जो 4 टाइप के टिश्यूज है, ठीक है। कौन कौन से थे याद है, कमेंट करो फटाफट, 4 टाइप्स के टिश्यूज कौन से थे, ठीक है। तो उन चारों में से एक टाइप का ये टिश्यू है, ये कवर करता है बॉडी के सरफेस को, लाइंस द बॉडी कैविटी, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी कैविटी है, जैसे ईसोफेगस है, ठीक है, ये हमारा पाइप वेंट पाइप जा रहा है, तो लाइंस मतलब अंदर ही कवरिंग करेगा और ऊपर की सरफेस पे रहता है। एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स फॉर्म करता है, यानी कि ये आपका एक एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ग्लैंड्स जो होती हैं, बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं वो किस टाइप के टिश्यू से बनी होती हैं, तो एपिथेलियल। फंक्शन बता दोगे यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, हर जगह पाया जाता है। प्रोटेक्शन कैसे, ऊपर पाया जाता है, सरफेस पे होता है, तो प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, हम लोग गिरते पड़ते हैं, रगड़ लगती है, तो जैसे हमारा जो मान लो ईसोफेगस है, स्टमक है, वो रगड़ रहा है बॉडी के दूसरे पार्ट से, तो सबसे ऊपर यही टिश्यू पाए जाते हैं, तो ये बचाते हैं हमको, ठीक है ना। पैथोजन से, डिहाइड्रेशन से बचा रहे हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, अब यहाँ पर आपको इसकी जो क्लासिफिकेशन है, देखिए यहाँ पर की है क्लासिफिकेशन हम लोगों ने, नहीं, ठीक है, मेनली फंक्शन पूछा तो हमने यहाँ पे फंक्शंस पे ही फोकस किया है। तो यहाँ पर जो एक टाइप का एग्जांपल है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इन स्किन में जो सबसे ऊपर की जो एपिथेलियम है उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहती है। ओरल कैविटी प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम डैमेज, जब ये ओरल कैविटी होती है वहां पर जो ये टिश्यूज पाए जाते हैं तो अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। एब्जॉर्प्शन, सिंपल एपिथेलिया इन ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में विलाई वगैरह होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो वहां पर भी ये पाई जाती है, ये न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब कोई चीज अपने अंदर से रिलीज करना, छोड़ना। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया होते हैं, यानी कि मैंने बताया ना ग्लैंड से पाई जाती हैं, ये सिक्रीट करती है सब्सटेंस, जैसे कि म्यूकस, मुंह के अंदर म्यूकस निकलता है, ठीक है, एंजाइम्स, पेट के अंदर एंजाइम छोड़ने का काम होता है, हार्मोन्स है या पसीना है, ठीक है। देन सिंपल क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलिया आर ऑफन इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन। तो ये एग्जांपल दे रखा है, सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इन टिश्यूज के अंदर ये खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, उनका दे रखा है ये, ठीक। अभी क्लासिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन आएगा, वहां पे और डिटेल में देखेंगे इसको, फिलहाल फंक्शन देखते हैं। फिल्ट्रेशन, किडनी में जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है बोमेन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। अलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट टू बी एक्सक्रीटेड व्हाइल रिटेनिंग द नेसेसरी मॉलिक्यूल, तो वेस्ट प्रोडक्ट सारा छन जाता है किडनी के अंदर, केवल जो इंपॉर्टेंट ब्लड के कंटेंट है वो रह जाते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन देखो यहां पर है सिक्रीशन, यानी कि कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे और उसको छोड़ेंगे, और एक्सक्रीशन एपिथेलियल टिश्यू इन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड फैसिलिटेट एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये हो गया सिक्रीशन, यानी कि ग्लैंड्स जब कोई चीज बॉडी के लिए, बॉडी की हेल्प के लिए सिक्रीट कर रहा है। ये है एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को जब बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि हमारी स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 5 फंक्शंस, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अगर आपको मेन चीज अंदर का एग्जांपल वगैरह सब कुछ
आता है और खुद से लिख सकते हो तो मेन हेडिंग याद कर लो, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, ये याद कर लोगे। और अंदर के पार्ट अगर आप लिखने के लिए कैपेबल हो तो ठीक है, लिख लो उसको अपने मन से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है, डाइजेस्टिव वाले पार्ट में ये पार्ट काफी पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, देखो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 लेयर्स का, ये पूरा इस तरह डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल सा डायग्राम बना करके आपको देना है, ठीक है। वो डायग्राम कैसा रहेगा, ठीक, आप उसको क्या करोगे, इसकी या तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक सिंपल सा डायग्राम है जो मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप यहां से ईसोफेगस से लेकर के एनएस तक कहीं पे भी अगर आप पाइप को ऐसे काट दो तो हमको यहाँ पे 4 लेयर्स दिखाई पड़ती है ना। सबसे ऊपर सिरोसा, ठीक है, ये अंदर की कौन सी होती है, म्यूकोसा, और फिर ये इसकी मस्कुलर लेयर थी, अब इसमें नाम बताता हूं मैं। तो ये 4 लेयर होती है, 1 2 3 4, ये 4 लेयर्स आपको पक्के से डिफाइन करनी है, यानी कि बतानी है जब भी स्ट्रक्चर आएगा स्टमक का, इंटेस्टाइन का, ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर आएगा तो ये 4 लेयर्स आपको पक्के से डिफाइन करनी है। और शुरुआत हमेशा कहां से करोगे, डेफिनेशन से। स्टमक क्या होता है, स्टमक एक जे शेप का है ना, ये जे शेप का इस टाइप से एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है, जो कि अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मैं हमेशा बताया कि स्टमक ऐसा करके लेफ्ट, हमारे लेफ्ट यहाँ पे होता है, पूरा ये एब्डोमेन कहलाता है, लेफ्ट पार्ट में इधर स्टमक होता है, राइट साइड में लिवर होता है, ठीक है। बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऊपर क्या था, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का ये हिस्सा होता है हमारे जीआईटी में, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात कर लें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफाइन करना ही पड़ेगा, एक एक लाइन में 2 2 3 3 4 4 लाइनें, और डायग्राम आपको थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टमक डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन्स, मैंने बताया 4 हिस्सों में होता है और हर किसी का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। सबसे ऊपर कार्डियक, अच्छा ये मैं मसल्स की बात कर रहा था, अभी अब बात कर रहा हूं एनाटॉमिकल की। तो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहां पर, ये फंडस, फिर बॉडी, ठीक है, फंडस, बॉडी, और एक और था, कहां गया, कार्डियक, कार्डियक कार्डियक कार्डियक, ओके, सबसे पास वाला ये रहा कार्डियक पार्ट, 4 थे, फंडस, बॉडी, और एक है एंट्रम और पाइलोरस, ठीक, ये यहां पर होगा कहीं पर, ये रहा पाइलोरिक पार्ट। मतलब खाना जहां से जस्ट ईसोफेगस से एंटर करता है वो पार्ट हो गया कार्डियक, थोड़ा हार्ट के पास होता है। फिर थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, यहाँ पे जाके खाना कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, दैट इज फंडस। फिर ये नीचे का मेन पार्ट आता है बॉडी, ये इस पार्ट में खाना हमारा जो भी पेट में जिस टाइप से डाइजेस्ट होता है। फिर यहां से खिसक करके जब आगे निकलता है डियोडेनम के लिए तो ये होता है पाइलोरिक पार्ट, क्योंकि यहाँ पर पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है, यानी कि एक तरह का गेट है जो कि फूड को आगे जाने से रोकता है जब तक कि पूरा यहाँ पे वो ना हो जाए, लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम एनाटॉमिकल बात करें तो कार्डियक पॉइंट वेयर द ईसोफेगस एंटर्स, है ना, स्टमक का वह हिस्सा जहां पर ईसोफेगस एंटर कर रहा है स्टमक के अंदर, ठीक है। इट कंटेन्स द लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, यहां पर एक इंस्फिंक्टर, देखो इंस्फिंक्टर वर्ड जब भी आएगा तो समझ जाओ गेट है, यानी कि मसल्स का बना हुआ गेट होता है जो वन वे रास्ता, खाना ऊपर से तो नीचे आएगा लेकिन अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। जब खाना खाने के बाद हम लोग उल्टे भी हो जाएं तो खाना बैग जाता है क्या, पानी बैग जाता है, नहीं जाता है। लेकिन जब वॉमिटिंग होती है तो हमारा ब्रेन इस गेट को खोल देता है, तब पेट श्रिंक करता है, पूरा पानी या खाना जो भी होता है बाहर आता है। तो इंस्फिंक्टर वर्ड जब भी आएगा समझ जाना गेट। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो गेट है इंस्फिंक्टर है, उसका नाम ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर है, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, विच प्रिवेंट एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि एसिड वापस बैक ना चला जाए। फंडस द अपर राउंड पार्ट ऑफ ऑफन कलेक्ट डाइजेस्टिव गैसेस, ये जो राउंड पार्ट होता है इसको फंडस कहता है। यहाँ पे जो भी खाना ना बनता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जब कई बार गैसेस निकलती है तो वो यहाँ पर कलेक्ट होती रहती है। देन बॉडी, इसको कॉर्पस भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट सेंट्रल रीजन, बड़ा बीच का पार्ट होता है, वेयर द मेजोरिटी ऑफ मिक्सिंग, जहाँ पे मिक्सिंग एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर, फूड का मिक्सिंग और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। एंट्रम एंड पाइलोरस, जो याला हिस्सा आ गया डियोडेनम के पास,
ठीक है, इसको एंट्रम और पाइलोरस कहते हैं। द लोअर सेक्शन दैट टैपर्स इनटू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो टैपर हो जा रहा है, टैपर मतलब इस तरह कोन टाइप बन जा रहा है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की फॉर्म में, जो कि गेट कीपर है। दैट कंट्रोल द रिलीज ऑफ फूड, पेट के अंदर जाने के बाद मुंह में जब होता है वो बोलस बन जाता है। बोलस जब पेट में जाता है तो पेट में जब फूड हमारा बनकर तैयार होता है, मतलब मिक्स फिक्स होके जो पेट तोड़ फोड़ देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। और वो फाइनली फिर ड्यूडेनम में निकलने के लिए रेडी होता है। और उसको कौन रोक के रखता है, यहां पर दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये जो गेट है यहां पर, जब तक कि वो प्योर उतना लिक्विड ना हो जाए। ये एक गेट का जो ओपनिंग होती है फिक्स कर देता है कि इससे ज्यादा बड़ा कोई पार्टिकल होगा तो स्टमक उसको वापस बैक भेज देता है, ठीक है। एसिड और जो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है उसमें उसको और डिसॉल्व किया जाता है, फिर जब वो उसका साइज छोटा हो जाता है फिर वो आगे पास होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए स्टमक के पार्ट। अब स्टमक की जो दीवारें हैं, ये जो बात कर रहा था मैं, ठीक है, अब उसकी बात, ये 2 जिक्र आपको करने पड़ेंगे। स्टमक का पेट का हिस्सा, कौन कौन सा हिस्सा है, क्या क्या काम कर रहा है, और उसके अंदर पाई जाने वाली ये जो 4 दीवारें हैं, ये हर जगह पाई जाती हैं। पेट में भी है, स्टमक में भी है, इसोफिगस में भी है। तो मेनली स्टमक या इंटेस्टाइन के बारे में आएगा तो ये दीवारें कॉमन रहेंगी। दीवार मतलब एक पाइप को काट दो तो लेयर्स दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। 4 लेयर्स हैं। सबसे अंदर की म्यूकोसा है, इनरमोस्ट लाइनिंग कंटेनिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि सबसे अंदर, ये देखो जो सबसे अंदर की म्यूकोसा लेयर है इसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाएंगी, ठीक है। इसी के ऊपर जो होती है, सॉरी ये म्यूकोसा हो गया, उसी के नीचे क्या आता है, सब म्यूकोसा, ठीक है। देन इट कंटेन द, अच्छा ये तो वो आ गया, म्यूकोसा हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सब म्यूकोसा कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। ये जो सब म्यूकोसा रहेगा जो इसके ऊपर है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती हैं, यानी कि जो भी सिग्नल आएगा ब्रेन से कि भाई कौन सी ग्लैंड्स को क्या सिक्रीट करना है, जो यहाँ के सेल्स को सप्लाई करनी है ऑक्सीजन के, न्यूट्रिएंट्स की, वो यहाँ पर सब म्यूकोसा में मौजूद रहता है। मस्क्यूलरिस, अनलाइक मोस्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, द स्टमक हैज 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। बाकी के जो पार्ट है, इंटेस्टाइन है या इसोफेगस है, वहां पर 3 लेयर्स तो नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ स्टमक में इस मस्क्यूलरिस वाले में 3 लेयर्स पाई जाती हैं मसल्स की एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे मसल्स को बहुत सारा काम करना होता है, सिकुड़ना है, फैलना है, जिससे कि फूड को आगे पास करना है, पीछे पास करना है, क्योंकि उसको वहां पे तोड़ना होता है फूड को, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 लेयर्स है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक। तो यहाँ पर जो मस्क्यूलर्स हैं, सबसे ऊपर लॉन्गिट्यूडनल, देन उसके नीचे सर्कुलर और उसके नीचे ऑब्लिक। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दिस, ये आप देखोगे यहाँ पर ये सर्कुलर है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, लंबी लंबी दिख रही है, ये सर्कुलर दिख रही है, और यहाँ पर तिरछी तिरछी दिख रही है। तो 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 मसल्स मिल करके मेन काम करती हैं, ठीक है, डाइजेशन में, मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि फूड को तोड़ने का। देन लास्ट में आता है सिरोसा, यानी सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको सिर्फ प्रोटेक्टिव या आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का है। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी वाइज समझाओगे 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और जो हिस्टोलॉजी टिश्यू वाइज या सेल वाइज समझाओगे तो ये 4 पॉइंट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में जब थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, क्योंकि और भी कुछ चीजें, ये मेन पार्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। देखो ये जो ये वाला पार्ट था एक तरह से कहीं ना कहीं मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को तोड़ना। अब माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है। द सरफेस ऑफ म्यूकोसा, जो म्यूकोसा होता है, कवर्ड इन अ टाइनी होल्स कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स, उसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। एक्चुअल में वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर दीज ग्लैंड्स कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनके अंदर खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पैराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकोसा सेल और जी सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू ऑल्सो। यहां से आपका एमसीक्यू भी आने की संभावना रहेगी, ठीक है, अगर आएगा तो कभी। क्या है ये जो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, हमारा जो एक एंजाइम होता है पेप्साइनोजेन, उसको एक्टिवेट करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इलियम में जाकर के, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
देखो, जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको मेन चीज़ समझ में आ रहा है कि हमें पॉइंट कहाँ पर कैसे देने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। ओके, देन चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, ये पेप्साइनोजेन नाम का एक प्रोएक्टिव एंजाइम, यानी कि ये एंजाइम अभी एक्टिव नहीं है, ये सिक्रीट कर देता है। जैसे ही HCl रिलीज होता है तो ये एंजाइम एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोटीन तोड़ने का काम करता है। म्यूकस सेल प्रोड्यूस अ थिक लेयर ऑफ अल्कलाइन म्यूकस, ये काम क्या करेंगे, एक म्यूकस रिलीज करते हैं बहुत सारा, जो कि अल्कलीन होता है नेचर में, वो पूरे स्टमक में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड हमारे ही स्टमक के सेल्स को डैमेज कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्कलीन म्यूकस रिलीज किया जाता है। बॉडी पहले से प्रिपेयर है हर चीज के लिए, ठीक है ना। ओके, जी सेल्स क्या होते हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है गैस्ट्रीन विच स्टिमुलेट एसिड प्रोडक्शन। तो जैसे ही हम यहाँ चबाना स्टार्ट किया, सिग्नल गया ब्रेन में कि अब हम कुछ खा रहे हैं, ये हार्मोन रिलीज हुआ, इसने स्टिमुलेट किया किसको, पैराइटल सेल्स को, इन्होंने HCl रिलीज किया, HCl ने क्या किया, पेप्साइनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया, तो चेन चलती है। आएगा आने वाले किसी एक उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं वो, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ किसी स्टेट में तो वो डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम स्टमक के पर्पज समझ रहे हैं और ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ स्टमक आप इसको नॉर्मल लिख सकते हो, मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है, फूड को तोड़ तोड़ के छोटा करना, गला गला के। जैसे आप ऐसे समझो, रोटी को पानी में डाल दो और हिलाते रहो तो रोटी गल के कैसी हो जाएगी, सेम वही काम स्टमक का होता है। जब बड़े बड़े टुकड़े हम लोग तोड़ के कई बार चबाते नहीं ना सही से और डाल दिया पेट के अंदर, तो पेट उसको फिर गलाता है एसिड की प्रेजेंस में। थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस एक वेव लाइक मोशन होता है, फूड को आगे ढकेला जाता है, ठीक है, उससे तो, और उसी मोशन के हेल्प से पेट क्या करता है, इनको फूड को तोड़ने का भी काम करता है। चर्न्स एंड मिक्सेस फूड, चर्न्स मतलब तोड़ता है फूड को और मिक्स करता है अच्छे से जो भी वहाँ पे एसिड वगैरह है, और जो वहाँ पे फाइनली लिक्विड जैसा पार्ट बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा जैसा भी, उसको हम चाइम कहते हैं। तो ध्यान रखना, फूड को हमने मुंह में तोड़ तोड़ के जो गोल गोल बना करके पेट में डाला, गले में डाला, उसको बोलस, फिर वो जब पेट से आगे बढ़ता है डियोडेनम के लिए, तो उस समय उस फूड को चाइम कहा जाता है। तो जब भी चाइम बोलेंगे मतलब अब वो स्टमक के अंदर मौजूद फूड है जो अब डियोडेनम में बढ़ने के लिए रेडी है। दिस फिजिकल ब्रेकडाउन है। देखो, फिजिकल मतलब तोड़ा जा रहा है, अभी कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुई है। फिजिकल ब्रेकडाउन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू वर्क। जैसे कि कोई मान लो इतनी बड़ी रोटी आपने खा ली है, इस पे एंजाइम काम नहीं कर पाएगा सही से, इसी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एंजाइम अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्यों खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, बोलते हैं ना, उसका मेन रीजन यही है, दांत ही सारा काम कर लेंगे तो पेट के ऊपर लोड कम पड़ेगा। नाउ केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में सबसे पहले प्रोटीन, हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एक क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे कि सबसे पहले बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है, देन प्रोटीन। HCl जो है कन्वर्ट करता है प्रो एंजाइम पेप्साइनोजेन को, जो मैंने बताया था पेप्सिन के अंदर, पेप्सिन स्टार्ट कर देता है प्रोटीन को डाइजेशन को, ठीक है, स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, हल्का पुल्का फैट का डाइजेशन, बहुत अच्छा नहीं, फैट का मेन डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो हल्का माइनर फैट डाइजेशन स्टार्ट करता है, बट हाँ हो जाता है हल्का सा। एसिड एनवायरनमेंट, हाई एसिडिक, पेट के अंदर 1.5 से 3.5 का हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। किल्स मोस्ट बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद फूड, जब हम गंदे गंदे हाथों से खा लिया, बाहर हमने क्या गंदे गोलगप्पे खा लिए, तो जो पेट में चला गया है बैक्टीरिया वायरस जो भी जा रहा है, ठीक है, उसको मारने का काम कर रहा है, जिससे कि एंड डीनेचर प्रोटीन, बैक्टीरिया वायरस को मारा, और साथ साथ में अगर आप लोगों ने प्रोटीन उसमें पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, और इवन प्रोटीन आप लोगों ने क्लास आई थिंक 12th में पढ़ा हुआ है। प्रोटीन को अगर आप बहुत ज्यादा हीट करते हो तो प्रोटीन ब्रेक हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। उसी तरह अगर प्रोटीन को pH लो कर दोगे तो भी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर pH काफी कम हो गया, तो एक्चुअल में pH लो pH दो काम कर रहा है। एक, हमारा जो इंजेस्टेड फूड है उसमें मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को किल कर रहा है, साथ साथ में डीनेचर्स प्रोटीन को भी उधेड़ देता है, खोल देता है, तोड़ देता है,
ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है एंजाइम के लिए, उसको तोड़ना प्रोटीन को। ठीक है, थोड़ा सा काम हमारा पीएच भी कर दे रहा है। स्टोरेज, ठीक है, तो फंक्शन की बात क्या थी, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है, केमिकल डाइजेशन कर रहा है। स्टोरेज, स्टमक कैन एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली टू होल्ड अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ फूड। खाना खा रहे हैं सब पेट में तो स्टोर हो रहा है, तो 1 से 1.5 लीटर फूड को स्टोर कर सकता है, अलाउइंग अस टू फुल मील्स रेदर देन स्नैकिंग कॉन्स्टेंटली। इससे फायदा क्या हुआ, बजाय इसके कि हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, अगर मान लो ये कैपेसिटी नहीं होती स्टमक के पास, तो हम लोग हर आधे घंटे में खाते रहते। ठीक है बेटा बोर मत होना, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है फास्ट फॉरवर्ड करके निकालते जाओ आगे, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हमको बार बार खाना नहीं खाना पड़ता, हम एक ही बार खा लेते हैं, फिर 2 बार में 3 बार, मतलब दिन भर में 3 बार या 2 बार खाना पड़ता है। एब्जॉर्प्शन ये बहुत कम होता है, बट यस स्टमक के अंदर भी कुछ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन, द मोस्ट एब्जॉर्प्शन हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द स्टमक कैन एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट्स, स्टमक भी थोड़ा बहुत अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वाटर को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हाईली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, याद रखेंगे दिस इज योर एमसीक्यू, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं लाइक अल्कोहल एंड एस्प्रिन, यानी कि ये 2 मेडिसिन, ये आपका सेकेंड ईयर में एक एमसीक्यू बन जाएगा। अल्कोहल और एस्प्रिन आपके स्टमक में ही क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब ये क्वेश्चन सिंपल था, ये क्वेश्चन ऐसा है, नेम द बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब जिसको थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा उसको दिक्कत है, लोअर मतलब कमर से नीचे, उन बोन्स के नाम देने हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जिसको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, यानी कि बोन्स के नाम पता है वो कर ले गया, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत बोन की किससे करोगे, डेफिनेशन से। बोन एक हार्ड रिजिड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, इसी के ऊपर पूरा ढांचा हमारा बोन, मसल्स, ब्लड वेसल सब लगी होती है इसके ऊपर, और सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। खत्म कहानी, डेफिनेशन। तो मैं पहले बोल रहा हूं जितनी भी चीजें हैं उनका डेफिनेशन मस्ट है, ठीक है, बिना डेफिनेशन के कोई भी चीज मत पढ़ना, डेफिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर लिम्ब की बात करें तो हिप बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम, पुबिस। फिर थाई बोन फीमर होती है, जो कि सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। ये भी आपका एमसीक्यू आया हुआ है किसी एक उसमें एग्जाम में, डिस्कस करेंगे जब PYQ 2, 3, 4 किसी ना किसी में मिलेगा। नी कैप पटेला, जिसको सिस्मॉइड बोन भी कहते हैं, टाइप ऑफ बोन से भी क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का है वो, रेगुलर, इरेगुलर, सिस्मॉइड। ठीक है, यहां से भी आपके एमसीक्यू आते हैं, तो केवल डायरेक्ट नाम देने हैं यहाँ पर। लेग बोन में टिबिया फिब्यूला है, इसमें शिन बोन वेट बेरिंग होता है, फिब्यूला थिन होती है। अगर ये नहीं भी दे रहे हो एक बार चल जाएगा, ठीक है, ये चीज अगर आप नहीं लिख रहे हो तो भी ओके है, नाम देने हैं आपको। क्या देने हैं, नाम देने हैं। यहां पर ये नाम देना है, फीमर, पटेला, ठीक है। लेग बोन में आ गया टिबिया फिब्यूला, फुट के अंदर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। कोशिश करना कितने नंबर है वो दे देना एटलीस्ट। तो नाम देने, यहाँ पर केवल नाम बोला उसने और कुछ नहीं। अब देखो स्टमक, अब बात को समझो, पेपर देखो बैलेंस होता है। बच्चे लोग कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, अरे कैसे नहीं मिला, आपने स्टमक में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह सारी चीजें, तो वो आपको थोड़ा करना पड़ा। लेकिन वही देखो ये क्वेश्चन आप बताओ, केवल आपको नाम देने हैं, नाम लिखने में 2 मिनट लगेंगे अगर याद है तो। अगर याद नहीं है तो सोचते रहो, 2 मिनट का क्वेश्चन 2 घंटे में करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे डेफिनेशन भी मत दो, डायग्राम दे रखा है केवल, तो एक सिंपल सा डायग्राम इस टाइप से बना दोगे, प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में नहीं, 11th में था ये, ठीक है। अच्छा, क्लास 11, 12 में क्यों बोलता हूँ, बहुत से बच्चे डी फार्मेसी 12th की बात कर रहे हैं, जिनका गैप हो गया 7, 8 साल, 10 साल, उन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। और फिर कह रहा हूं बेटा, ये जो PYQ सीरीज में चला रहा हूं, इसमें 5 पेपर कायदे से ये वाले सॉल्व कर लो, आंसर्स कर लो, पास होने की गारंटी है, ठीक है। बाद बाकी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओके। तो ये डायग्राम हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था। डिफाइन जॉइंट डिसऑर्डर ब्रीफली। जॉइंट के जो डिसऑर्डर्स हैं
वो हमारे सिलेबस में है। तो जॉइंट डिसऑर्डर्स को थोड़ा थोड़ा बता दो, ठीक है। जॉइंट डिसऑर्डर होते क्या है? कंडीशन दैट अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट। ऐसी कंडीशन है जो हमारे जॉइंट को क्या करती है? अफेक्ट करती है, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको अफेक्ट करती है। अब मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर खास खास तरह के कौन से हैं आओ देखें। आर्थराइटिस वेरी कॉमन, देन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसऑर्डर, बता रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और कुछ अदर कंडीशंस है। तो आर्थराइटिस तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। आर्थराइटिस एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको हम वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी कहते हैं। समय के साथ देखा कुछ लोग नॉर्मली कुछ नहीं करते तब भी आर्थराइटिस हो जाती है। वजन ज्यादा होता है तो जो हमारे घुटने के जॉइंट होते हैं वो रगड़ते रहते हैं। जितना भी आपने फौजी आदमी देखा होगा, जो भी आप लोगों ने एथलीट देखे होंगे जो रनिंग करते हैं, उनको आर्थराइटिस की दिक्कत होती है। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि रनिंग ज्यादा करना सही नहीं होता, हल्का फुल्का किया जाता है। उसका रीजन यही है कि आपके जो घुटने हैं उन पे वजन पड़ता है, जोर पड़ता है, तो लंबे समय में करने से वो ऐसा नहीं कि होगा ही होगा। लेकिन ये क्यों हो जाता है कि लोग कर तो रहे हैं, अच्छा एथलीट जो होते हैं वो अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, डॉक्टर से सलाह भी ले रहे हैं लगातार, तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अपना जो एक आम फौजी आदमी आपने देखा होगा, फौज से निकला उसके बाद फिर नॉर्मल अपना हल्का फुल्का रहता है, तो उसके बाद उतना वो कॉन्शियस नहीं होता है कि हाँ मैं अपने घुटनों पे ध्यान दूं, तो उनको आर्थराइटिस हो ही जाता है। उनको वियर एंड टियर वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, इसका नाम है, वियर एंड टियर कह सकते हैं, डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मतलब होता है डीजनरेट होना, धीरे धीरे कोई चीज जो घिसते घिसते खत्म हो जाती है। इट इज डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज वेयर द कार्टिलेज, अब कार्टिलेज पता है ना क्या होता है? जो हमारे कार्टिलेज टिश्यू होते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे टूट जाते हैं। इट कॉमनली अफेक्ट नीज, हिप्स, हैंड्स एंड स्पाइन। क्लियर है? आर्थराइटिस एक वियर एंड टियर टाइप की है। एक रिमेटॉइड है, ये बड़ी गंदी होती है, ठीक है, किसी को भी हो सकती है। क्यों? इसमें ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारा इम्यून सिस्टम गलती से जो हमारा साइनोवियम होता है, यानी कि जो परत होती है मेम्ब्रेन दैट सराउंड द जॉइंट्स, उस मेम्ब्रेन को दुश्मन समझ बैठती है और उसको अटैक करके खाना शुरू कर देती है। दिस कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाती है वहां पे, विच कैन इवेंचुअली लीड टू बोन इरोजन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी। वो लेयर हट जाती है, फिर बोन से बोन रगड़ती है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रूमेटॉइड में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जिम्मेदार है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये नॉर्मल समय के साथ, बुढ़ापे के साथ होता है। और जो लोग ज़्यादा रनिंग या वर्कलोड उठाने वाला काम करते हैं उनको ज़्यादा हो जाता है ये। वजन, इसका सबसे अच्छा उपाय है अपना वेट कंट्रोल में रखिए, वेट को कम रखिए। दूसरा है इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज, इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मेन टाइप की हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस लिंक्ड विद सोरियासिस, जो हमारे स्किन का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है उससे लिंक्ड है। अ क्रोनिक स्किन एंड नेल डिजीज, सोरियासिस एक स्किन और नेल के डिजीज है, बट उसकी वजह से ये जॉइंट पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग, इनकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। देन गाउट, गाउट बड़ा कॉमन है। यहाँ पर क्या होता है? यूरिक एसिड, ये आज की डेट में हर दूसरे इंसान को हो रखा है। क्यों हो रखा है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कहीं ना कहीं जो अभी तक मैंने चीजें देखी समझी उसमें सबसे बड़ा रीजन है अल्कोहल, ठीक है। तो यूरिक एसिड को पास करने की क्षमता थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है किडनी को, ठीक है। तो यूरिक एसिड जमा होने लगता है हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम हाइपर यूरिसेमिया भी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के जो जमा होना स्टार्ट होता है, लीडिंग टू सडन सीवियर अटैक ऑफ पेन। अचानक से आपको एकदम, आप देखोगे अभी आप नॉर्मल हो, अचानक अगले दिन उठोगे, अरे ये बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है, पता ही नहीं क्यों, किस लिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, दाल वाल हाई प्रोटीन डाइट से भी कई बार हो जाता है। क्लियर है? तो सीवियर अटैक ऑफ पेन, रेडनेस, लालपन आ जाएगा, टेंडरनेस, छूने से भी दर्द करेगा, टेंडरनेस मतलब बहुत नाजुक सा हो जाता है। ऑफन इन द बिग टो, पैर का जो बड़ा अंगूठा होता है उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है ये। ल्यूपस, अ सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज। ल्यूपस क्या होता है? एक ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, सिस्टेमिक, ब्लड का होता है।
दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में इसकी वजह से पेन वगैरह होता है, दर्द होता है, एज वेल एज अफेक्ट स्किन, किडनी और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, किडनी स्किन वगैरह को। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन कॉज द स्मॉल बोन्स इन स्पाइन, यानी कि जो वर्टेब्रा हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उनको अफेक्ट करता है, टू फ्यूज ओवर टाइम, वो समय के साथ उनके बीच में जो एक रहता है ना जो उनको गैपिंग करके रखता है वो घिस जाता है, वो आपस में चिपक जाती हैं, फिर हड्डियां आपस में रगड़ना स्टार्ट कर देती हैं। दिस मेक्स द स्पाइन लेस फ्लेक्सिबल, इसकी वजह से स्पाइन उतना अच्छा मूव नहीं कर पाती है, हिलने डुलने वाला काम, ठीक है, जिसकी वजह से हंच्ड फॉरवर्ड पोस्चर, अब वो ऐसे है तो फिर ऐसे ही चलेगा, पीछे करता है बड़ा दर्द होता है, फिर आदमी ऐसे ही चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, एक और चीज, ये जैसे कि PYQ1 हर किसी का लंबा रहेगा, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे का, और फिर वहीं पे आप देखोगे PYQ4, 5 आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, PYQ1 काफी लंबा होगा, वहीं पे जैसे जैसे PYQ आगे बढ़ेंगे उतने ही छोटे होंगे, तो ये मत सोचना कि PYQ सारे इतने लंबे होंगे, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, चीजें आराम से बता रहा हूँ। PYQ1 हर किसी का लंबा होने वाला है। ठीक है, तीसरा है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, इसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया या वायरस या फंगस की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पे जैसे पूरा लिख दिया है, तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया या वायरल के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके है, इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चीजें थोड़ी डिटेल कर दी हैं। बैक्टीरिया एंटर करता है जॉइंट में हमारे खून से, हमारे खून में पहुंचता है, खून से जॉइंट में पहुंचता है। ठीक है, फ्रॉम अ सर्जरी और ओपन वाउंड और फ्रॉम नियर बाय इन्फेक्शन, तो कोई सर्जरी होती है कई बार, उससे हमारे ब्लड में पहुंच जाता है वो, या खुला हुआ जख्म होता है वहां से, या आसपास कोई इन्फेक्शन होता है वहां से खून, और खून से जॉइंट में पहुंचता है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं हिम आर्थरोसिस। ठीक है, इज अ कंडीशन डिफाइंड बाय ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट में ब्लीडिंग होने लगी है, जो जॉइंट की कैविटी होती है, बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरी और अंडरलाइंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया, जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया भयंकर, उसकी वजह से जो हमारे जॉइंट की कैविटीज होती है उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगेन वही पेन, स्वेलिंग और डैमेज होती है फिर चीजें आगे जाकर के। कुछ अदर कंडीशन है जैसे बर्साइटिस, इन्फ्लोमेशन ऑफ बर्से, बर्से पता है यहाँ पर एक नी के पास रहता है कंडीशन, फ्लूइड से भरा हुआ एक कैप टाइप का रहता है। ठीक है, स्मॉल फ्लूइड सैक दैट कशन द बोन्स, टेंडन्स एंड मसल नियर योर जॉइंट्स। ठीक है, एक गद्दी का काम करता है यहाँ पर। देन टेंडोनाइटिस, यहाँ पर जो टेंडन्स होते हैं हमारे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन, जो टेंडन्स होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, दैट अटैच मसल टू बोन। ठीक है, जो मसल से बोन को जोड़ते हैं उनको टेंडन कहते हैं, उनमें जब इन्फेक्शन हो जाएगा या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो टेंडोनाइटिस कहते हैं। ठीक है, खास करके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नीज और हील्स में देखने को मिलता है हमको ये। तो बहुत सारी चीजें, आप पूरा लंबा लंबा मत लिखिए, मैंने डिटेल कर दिया, आप केवल हेडिंग और उसको एक लाइन में, हेडिंग और एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टार्टिंग की दोनों याद रखना, क्योंकि यहां से आपका MCQ भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, कुछ क्वेश्चन बड़े हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे। ठीक है, अब राइट ए नोट ऑन WBC। अब WBC के ऊपर नोट लिखना है, सिंपल। WBC क्या होता है? तो WBC के लिए यहां पर मैंने क्या किया है, पहले ब्लड को बताओगे आप। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में घूमता है और तरह तरह के काम करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और चीजों को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर है, pH वगैरह को है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, WBC है वो फॉर्म्ड एलिमेंट का ही हिस्सा होता है। इतनी बात बताने के बाद फिर आप WBC को डिफाइन कर दोगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया, ये नहीं देना है तो डायरेक्ट WBC को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आ गया राइट ए नोट ऑन ल्यूकोसाइट, तब भी सेम आंसर होगा। ये कलरलेस होता है, ये आपका MCQ बन सकता है। ठीक है, ब्लड के अंदर बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ये कलरलेस होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन, फॉरेन सब्सटेंस, जो भी बाहर की चीजें बॉडी में पहुंच जाती है। ठीक है, कैसे? इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करके, हमारा जो टोटल इम्यून सिस्टम होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और हमको बाहरी चीजों से बचाते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे, शेप कैसा होता है,
इरेगुलर अमीबॉइड शेप, अमीबा देखा है ना, इस टाइप से ऐसा शेप होता है, यूनिफॉर्म नहीं होगा। अपना शेप चेंज कर सकता है टू मूव थ्रू ब्लड वेसल्स वॉल्स, यानी कि होता क्या है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, इसमें तो चल रहा है ये इस टाइप से, और यहाँ पे हमारे सेल्स और टिश्यूज है, यहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये अपना शेप चेंज करके यहाँ से यहाँ आता है। जब ये ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करता है उस प्रोसेस को डायपेडिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो शेप आ गया। साइज की बात करें तो लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, बड़ा होता है आरबीसी से। तो देखो ये जो पॉइंट छोटे छोटे लिखे हैं ना, ये कभी ना कभी आपका एमसीक्यू में फंस जाएगा मामला। न्यूक्लियस की बात करें, इसके अंदर कैन बी सिंगल और मल्टी लोब्ड। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होता है कई बार। ये मल्टी लोब हो गए, 2 लोब हैं इसके। ठीक है, और सेगमेंटेड डिवाइड डिपेंडिंग ऑन टाइप, सेगमेंटेड भी होते हैं, पार्टीशन भी होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट हैंस कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और कईयों में नहीं पाए जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को इसी ग्रेन्यूल्स के आधार पर हम लोग ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्म में क्या पाए जा रहे हैं, ग्रेन्यूल्स, तो ऐसे डब्ल्यूबीसी को हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, अभी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। और जिनमें नहीं पाए जाते हैं उसको हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। कलर की बात करें तो कलरलेस होता है, हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं और आरबीसी के अंदर पाया जाता है। लाइफ स्पैन की बात करें, कितने दिन जिंदा रहते हैं, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक ही जिंदा रहते हैं। आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है। फॉर्मेशन की बात करें तो ये बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में बनते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, ल्यूकोपोएसिस, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। नॉर्मल रेंज की बात करें कि बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, तो ये लगभग 4,500 से 11,000 तक पाए जाते हैं सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है ना, जब इनकी वैल्यू बढ़ जाती है 11,000 के ऊपर हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर कहता है बॉडी में इन्फेक्शन फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, नॉर्मल वैल्यू है ना ये, अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब कोई ना कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली है उससे लड़ने के लिए। ठीक है, ओके, ये 2 टर्म आपके एमसीक्यू में शायद किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने देखे हैं, आने वाले जो पीवाईक्यू पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। एक है ल्यूकोसाइटोसिस, हायर देन नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट, जब वैल्यू बढ़ जाती है। और ल्यूकोपेनिया, देखो पेनिया वर्ड मैंने बताया था, जब डाउन हो जाती है। आगे मैंने रीजन दे दिया क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन इसलिए बढ़ गया है। क्यों कम हो गया है, इसका कई सारे कारण हैं, जैसे कि कुछ मेडिकेशंस की वजह से या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, हमारा ही इम्यून सिस्टम इसको खाना शुरू कर देता है, या बोन मैरो इश्यू होता है, बोन इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो फिलहाल वर्ड याद रखना है, ल्यूकोपेनिया डाउन, साइटोसिस, ये साइटोसिस वर्ड है इसको रखोगे हाई हो रहा है। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो सीधा क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अब क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बताया ग्रैन्युलोसाइट्स, इसके अंदर ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं। 3 वैरायटी होती है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, इसको एक लाइन में डिफाइन कर दोगे। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। बॉडी में अगर कहीं बैक्टीरिया आएगा तो सबसे पहले ये उसको क्या करते हैं, भांप लेते हैं। ओके, नाउ परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, मतलब इनगल्फिंग पैथोजेंस को खा जाते हैं। स्नोफिल्स, इसका जो प्राइमरी डील विद पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए, और एलर्जिक रिएक्शंस। जो स्नोफिल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर पैरासाइट्स आते हैं, उन पे मेनली काम करते हैं, और जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी में उसमें ये काम करते हैं। बेसोफिल्स ये रेयरेस्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं, रिलीज हिस्टामिन टू ट्रिगर इन्फ्लेमेशन, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ओके, तो बेसोफिल क्लियर हो गया, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं और ट्रिगर करते हैं इन्फ्लेमेशन, बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि ये रिलीज होते हैं तो इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दीज सेल्स लैक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, ये बी सेल्स होते हैं इसके अंदर, और टी सेल्स होते हैं। ठीक है, बी सेल्स का काम क्या होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी सेल्स मेनली क्या होता है, आगे जाकर के एंटीबॉडीज बनाता है। टी सेल्स किल इन्फेक्टेड सेल्स, और एक होता है नेचुरल किलर सेल्स। तो लिम्फोसाइट्स के अंदर 3 वैरायटी आती है। एंड मोनोसाइट्स, द लार्जेस्ट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, दे सर्कुलेट इन द ब्लड बिफोर एंटरिंग टिश्यू टू ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। ये ब्लड में घूमती हैं और
यही आगे जाकर के मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो विच क्लीन अप डेब्रिस एंड पैथोजेंस। पैथोजेंस को जब खाने का काम आता है तो अपना रूप बदल लेती है, ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में बदल जाती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। क्लियर है बातें? फंक्शंस, अब फंक्शन जो ऊपर है उसके साथ फंक्शन हो जाएगा डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। फैगोसाइटोसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का काम कर लेता है, या जो डेब्रिस सेल्स खराब हो गए उनको निकल के खा के खत्म कर जाता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो बी सेल्स थे वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जो बाहरी तत्व आते हैं उसको हटाने के लिए एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, स्नोफिल न्यूट्रलाइज टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो हमने अभी देखा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जैसे कि हिस्टामिन एंड हेपारिन है यहाँ पर, ठीक है। एंड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये कुछ बेसिक से 7 फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। अब स्किन का स्ट्रक्चर यहाँ कुछ करना ही नहीं है, ये एक आपको लेयर बतानी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, स्ट्रेटम बसे, स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम, ल्यूसीडियम, कॉर्नियम, देन डर्मिस और देन हाइपोडर्मिस। इसमें और कुछ चीजें दिखा सकते हो तो वो भी दिखा दो, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप कोई भी आप अच्छा सा डायग्राम एक प्रैक्टिस कर लेंगे स्किन का। तो यहाँ से आप लोग एक चीज देखो, डायग्राम क्या क्या पूछे जा रहे हैं। मैं एक बाद में लिस्ट ही बना दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अलग से कि कौन कौन से डायग्राम अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। बच्चा क्या भूल जाता कि कौन कौन सा डायग्राम करें, पता तो होता कि हाँ सर ने पढ़ाया था लेकिन दिमाग से उतर जाता है। मैं उसकी एक अलग से लिस्ट बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को वो याद रहेगा, ठीक है। अब राइट द फंक्शन ऑफ टंग। अब इसमें कुछ नहीं था, सीधा सीधा बहुत सिंपल है। तो टंग क्या है? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, सहायक होती है ये, ठीक है। इसमें स्केलेटल मसल्स होती हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। क्या काम है? टेस्ट, हमको टेस्ट में हेल्प करता है। इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि खट्टा है, मीठा है, क्या है। मस्टिकेशन, चूइंग, चबाने में, है ना। जीभ रोल होती है, साइड होती है। हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा एंड कन्वर्ट इनटू द बोलस। मुंह के अंदर फाइनली जो फूड बन जाता है बोलस, जिसको कि हम निगल जाते हैं। सोलोइंग, निगलने में। डिग्लूटेशन, जीभ ऐसे करके ऐसे ऐसे हिलती है फिर ऐसे धक्का मारती है, ठीक है। स्पीच, हमको बोलने में। क्लीनिंग, मुंह की साफ सफाई करने में ना, खाना ना लग जाता है तो जीभ साफ करती है उसको। और सेंसरी फंक्शन, सेंसिटिव टू टच, टेम्परेचर और पेन। टच, टेम्परेचर, पेन, उसको भी छू के, जैसे चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन बड़े ऐसे आएंगे चुटकियों वाले और कुछ क्वेश्चन थोड़े डिटेल आएंगे। तो बैलेंसिंग है, आप ये नहीं कह सकते कि अब किसमें क्या लिखना है। ये भले कितने भी उसका है, इसमें इतना ही लिखना है, आप इसमें पेज नहीं भर सकते। बात समझ में आ रही है? अब आता है अपने पास ईसीजी। ये थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ईसीजी, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। तो ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसे ईसीजी और ईकेजी दोनों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का ही फुल फॉर्म क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे वायर लगा दिए जाते हैं हार्ट के पास, रिस्ट में और हमारे पैरों के नीचे एंकल पे, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं हार्ट की उसको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। उससे ग्राफ बन के आता है और अगर आपका हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है तो कुछ इस टाइप का एक ग्राफ बन के आएगा। और इससे अगर चीजें हटके आती हैं तो डॉक्टर उससे कुछ ना कुछ क्या निकालता है? निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। ये आपको एज इट इज रट लेना है, याद कर लेना है कि पहले हल्का सा वेव, जिसे पी वेव कहते हैं, PQRS T, ठीक है ना। पी वेव का मतलब डीप पोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया इन रिस्पॉन्स टू ऐसे नोड ट्रिगरिंग। अब ये वर्ड थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फुल डिटेल में जाने के लिए आपको डिटेल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, एक एक चीज। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? एक तरह से इंपल्स सिग्नल स्टार्ट होता है, ठीक है। आर्टरियां यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि सिग्नल कहां से आया है? ऐसे नोड से आया हुआ है, ठीक है। PR इंटरवल, ये थोड़ी देर का गैप होता है। डिले ऑफ AV नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ये धीरे धीरे उतना टाइम लगता है, मतलब सिग्नल्स का वेंट्रिकल्स तक का पहुंचने में जो टाइम लगे, जिससे कि वेंट्रिकल पूरी फिल हो जाए,
देन QRS, ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल्स पे सिग्नल पहुंच चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी ताकि ब्लड को बाहर भेज सके। देन टी वेव, जिसे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, अब वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स हो रही हैं। तो जिसको पूरा हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म याद है उसके लिए इजी रहेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो इसको आपको एज इट इज ऐसे ही ग्राफ बना करके याद कर लेना है। अगर आप नीचे लिखना नहीं चाहते हैं, ग्राफ में इतना ही लिख करके आ जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, एसटी क्या है? बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये स्टार्ट हो चुका है उसका रिपोलराइजेशन। तो QRS के बारे में बहुत पूछा जाता है, P के बारे में पूछ लेते हैं, T के बारे में पूछ लेते हैं। तो चलिए, P वेव क्या है? ठीक है, ये स्टैंडर्ड EGC का वेव फॉर्म है। P वेव का मतलब क्या है? आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार आता है कि P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो स्प्रेड कर रही है, फैल रही है थ्रू द आर्ट्रिया, कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। आर्ट्रिया में पूरा वो सिग्नल फैल रहा है और ताकि ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल्स में ढकेल दें। देन QRS कॉम्प्लेक्स, इट शोज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। किसका कॉन्ट्रैक्शन? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि पंप जो होगा, ब्लड जो है पंप हो जाएगा टू द लंग्स और रेस्ट ऑफ द बॉडी में। लेफ्ट से बॉडी में जाता है, राइट से लंग्स में चला जाता है। मैकेनिज्म याद है? नहीं याद है, डिटेल में आएगा जब भी क्वेश्चन आने वाले, शायद 1-2 किसी उसमें है PYQ में, तब देखेंगे उसको। टी वेव ये दिखाता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इसका मतलब रिकवरी फेज, वेयर वेंट्रिकल रीसेट इलेक्ट्रिकली बिफोर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, वापस से वो नॉर्मल हो रही है, ठीक है। इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो PR इंटरवल क्या है? दिस P से लेके R, ये इंटरवल क्या कहलाता है? टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन टू द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डिले हेयर कैन इंडिकेट हार्ट ब्लॉक, अगर यहां पर कोई डिले हो रहा है तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा कि हार्ट ब्लॉक हो रखा है, ठीक है। देन ST सेगमेंट क्या दिखा रहा है? अब फ्लैट लाइन है जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। इफ दिस लाइन एलिवेटेड, अगर ये लाइन उठी हुई है या डिप्रेस्ड है तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का क्या होता है, यानी कि हार्ट अटैक का सिंबल होता है। QT इंटरवल, टोटल टाइम फॉर वेंट्रिकल, सो QT इंटरवल होता है डिपोलराइजेशन एंड रिकवरी, ठीक है। तो हर एक इंटरवल का कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगेन ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जा रहा है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ECG, ठीक है। 1 मिनट, जरा इसको मैं साइलेंट कर दूं फोन को। ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंस यानी कि इससे क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहां से हमें देखने को पता चल जाता है हार्ट रेट कैसी है, डिटरमाइंस वेदर हार्ट रेट इज नॉर्मल, फास्ट है, इसके अंदर टैकिकार्डिया है, धीमा चल रहा है मतलब ब्रैडिकार्डिया है, हार्ट रेट कैसी है। अरिथमिया, क्या रिदम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी कि अगर रिदम में गड़बड़ होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हार्ट की प्रॉब्लम आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन है। डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो मैंने बताया था, यानी कि हार्ट अटैक के चांस है या नहीं है। डिटेक्ट इस्केमिया या इंफार्क्शन, उसमें क्या होगा? ST का एलिवेशन होगा, Q वेव का एलिवेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें इस्केमिया और इंफार्क्शन उसके बारे में पता चल जाता है। अब ये चीज देखो, ये नाम है, एज इट इज आपको याद रखने हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, क्या हार्ट के अंदर जो सिग्नल है प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है। शोज एबनॉर्मेलिटीज इन इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स के कंडक्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में प्रॉपर इंपल्स कंडक्ट हो रहा है। मॉनिटरिंग हार्ट फंक्शन यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी, ICU और ट्रीटमेंट फॉलोअप। सर्जरी होती है, लगा रहता है कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पेट की सर्जरी हो रही है, टांगों की सर्जरी हो रही है, बेहोश कर देते हैं ना, एनेस्थीसिया वगैरह लगा देते हैं, तो चेक करते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस डिटेक्शन, यानी कि डिटेक्ट चेंज इन पोटेशियम कैल्शियम इम्बैलेंस, अगर इनमें कुछ गड़बड़ होगी तो भी क्या है, हार्ट अपना जो है क्या कहते हैं काम प्रॉपर नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कई बार हमें ड्रग का इफेक्ट देखना होता है, ड्रग खिला दी है, ठीक है, जैसे डिजिटलिस है या एरिथमिया हो रहा है, तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये अगर क्वेश्चन आया हुआ है एक किसी एग्जाम में, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ECG, तो वही ये सारी बीमारियां कौन कौन सी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो बीमारियां लिखनी है आपको यहां पर, ठीक है। राइट फंक्शन ऑफ स्प्लीन,
ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्प्लीन को आप क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे। स्प्लीन एक पर्पल साइज का मुट्ठी के बराबर फिक्स्ड साइज लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम में काम करता है, जो कि हमारे लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर डेट फिल्टर ब्लड एंड हेल्प्स इन इम्यून फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट अपर ये एब्डोमेन वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, वो मिस हो गया थोड़ा सा वहां पर। हेल्प करता है किसमें, इम्यून फंक्शन में। इट कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टिश्यूज। इसके पास 2 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एक रेड पल्प एक व्हाइट पल्प। ठीक है ना, जो रेड पल्प होता है ये इसके अंदर ज्यादा मात्रा में होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्प्लीन, और रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरिंग आउट ओल्ड और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल। अगर पूछा जाएगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कौन से हिस्से के द्वारा फिल्टर आउट होते हैं या बाहर निकाले जाते हैं, रेड पल्प। और जो व्हाइट पल्प है इसके अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं जो कि टी सेल्स बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। कोई अगर पैथोजन ब्लड में आया हुआ है तो ये सेल्स उसको पहचान लेते हैं और खत्म कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा फंक्शन ब्लड का फिल्ट्रेशन, यानी कि द ग्रेवयार्ड ऑफ फॉर आरबीसी। अब यहां पर हमको एक चीज समझनी होगी, ओके यहां बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन वर्ड आ गया है। तो यहां पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, किडनी कर रही है, ठीक है, या फिर ये कौन कर रहा है, ये स्प्लीन कर रहा है। तो देखो इसका जब आंसर पूछा जाएगा तो नो डाउट ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी कर रहा है। यहां पर जो फिल्ट्रेशन है मतलब जो ब्लड के डेड सेल्स हैं उनको हटाना। ठीक है, सिर्फ ब्लड फिल्ट्रेशन लिख के आएगा तो आप किडनी पे ही टिक लगाएंगे। ठीक है, ब्लड के अंदर से डेड सेल्स वगैरह मिटाना या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लिख के आएगा तब आप स्प्लीन लिखेंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में यहां कर क्या रहा है, ढूंढता है और निकाल देता है पुराने, खराब और डैमेज रेड ब्लड सेल को हमारे उससे ब्लड के अंदर से। ओल्ड सेल्स बिकम रिजिड, जो पुराने सेल होते हैं वो टाइट से हो जाते हैं। दे गेट ट्रैप्ड एंड आर ब्रोकन डाउन बाय द मैक्रोफेजेस। ये जो इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है ना उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छा ब्लड निकल के आगे जाकर के चला जाता है आगे, ये यहीं ट्रैप हो जाते हैं और फिर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसे तोड़ मरोड़ के खा पी के खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ब्लड फिल्ट्रेशन, या यहां पे हेडिंग बदल सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ओल्ड डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स। इम्यून फंक्शन कर रहा है। व्हाइट पल्प जो होता है इसका, उसमें लिम्फ नोड एक्ट एज ए लिम्फ नोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इफ बैक्टीरिया वायरस एंटर द ब्लड द लिम्फोसाइट्स इन द स्प्लीन के अंदर जो लिम्फोसाइट है वो डिटेक्ट कर लेंगे, इम्यून सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और मार देंगे। नॉर्मल सी बात है, ये कॉमन लाइन आपको लिखनी है जब भी आप किसी का फंक्शन लिखते हैं, इम्यून फंक्शन। ठीक है, स्टोरेज, ये अपने अंदर ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। इसके अगर 2 इंपॉर्टेंट काम पूछे जाए जो लिखने हैं, पहला ये, दूसरा स्टोरेज। ये अपने अंदर थोड़ा सा कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रखता है। द स्प्लीन कैन स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड, है ना, 200 300 400 ml के आसपास है, 200 300 नहीं 400 ml के आसपास है। ब्लड अपने पास एक्स्ट्रा रखता है, स्टोर रखता है। जैसे ही चोट वगैरह लगती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये श्रिंक करता है और वो ब्लड को बाहर सप्लाई करता है क्योंकि बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ सडन इंजरी, अचानक चोट लग गई है या हैमरेज हो गया है, कहीं से ब्लड लीक हो रहा है, द स्प्लीन कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंजेक्ट दिस स्टोर्ड ब्लड बैक इनटू सर्कुलेशन। वो वापस से इसको सर्कुलेशन में भेज देता है और हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है उसके अंदर मेनली प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हिमोपोइसिस, अगर फीटस जब बच्चा पेट में होता है उस समय स्प्लीन ब्लड को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। रिसाइकलिंग ऑफ आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये पीछे हमने देखा जो ओल्ड ब्लड जिसको तोड़ दे रहा है उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन भी होता है। उस आयरन को ये वापस से यूज करवाता है। When the spleen destroy old red blood cells, पुराने रेड ब्लड सेल को तोड़ दिया है, it takes the iron from them, आयरन को वापस ले लेता है, and send it back to the bone marrow, बोन मैरो जहां पर ब्लड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां भेज देता है। ठीक है, वेयर इट इज यूज्ड अगेन टू मेक न्यू हीमोग्लोबिन। अदरवाइज इतना सारा रेड ब्लड सेल रोज टूटता फूटता है, कमी आ जाएगी आयरन की। ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन लिस्ट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। देखो आगे सबके आगे चैप्टर लिखे हुए मैंने, चैप्टर जो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो पीसीआई के द्वारा है। ठीक है, तो
यूरिनरी सिस्टम उसके ऑर्गन्स को इनलिस्ट करने की बात कर रहा है कि बता दो भाई कौन कौन से ऑर्गन है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। फिल्टर द ब्लड, तो ध्यान रखना ब्लड को फिल्ट्रेशन का, साफ करने का काम ये करते हैं। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेंटेन द बॉडीज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, बॉडी का फ्लूइड और बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ऑर्गन्स की बात करें तो इसके अंदर किडनी होती है। ठीक है, अब केवल इसने पूछा इनलिस्ट कर दो, तो आप यहाँ पर इनलिस्ट करके छोड़ सकते हो। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्स्ट्रा कर दिया है कि नियर फ्यूचर में इससे मिलते होता कोई और क्वेश्चन भी होगा तो वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन, स्पाइन के आजू बाजू में होते हैं पीछे की तरफ, जस्ट बिलो द रिब केज। आप इतना लिख के छोड़ सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उसका फंक्शन दे दिया है। इसका काम है फिल्टर द एंटायर ब्लड, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह है। ठीक है, और एक्सेस साल्ट और टॉक्सिन को बाहर निकालना। नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच किडनी। दिस इज योर एमसीक्यू कि भाई किडनी के अंदर फिल्टर का काम कर कौन रहा है, तो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट, ये याद रखेंगे। दिस इज वेयर द एक्चुअल फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होता है, जहां पर एक्चुअल में फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, हर किडनी में करीब करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपका अगेन एमसीक्यू है, एक पूछा जाने की संभावना है। और ये हार्मोन भी रिलीज करता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एरिथ्रोपोइटिन जो कि स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, सेल के जो आरबीसी होते हैं उसको बनने को स्टिमुलेट करता है कि बनाओ। और रेनिन, ध्यान रखना एक चीज, एक है रेनिन विच हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। आप दो पढ़ोगे हार्मोन, एक रेनिन है और एक होता है डबल NIN। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। क्या डिफरेंस है मेरे को कमेंट करो। एक का तो मैंने बता दिया, दूसरा क्या काम करता है। डबल N वाले से बचे रहना। ठीक है, तो रेनिन क्या काम, सिंगल N वाला क्या करता है, हमारी बॉडी का जो बीपी है उसे मेंटेन कर रहा है। तो किडनी हो गया, देन यूरेटर। यूरेटर क्या पाइपलाइन होती है जो किडनी से ब्लैडर की तरफ जाती है यूरिन को लेकर के। तो लिख दिया है, ये 2 पतले पतले ट्यूब होते हैं, मस्कुलर ट्यूब होते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर के होते हैं। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को फ्रॉम द रीनल पेल्विस, किडनी का एग्जैक्ट पार्ट जहां ये जुड़े होते हैं, टू द ब्लैडर। मैकेनिज्म क्या है, डोंट जस्ट रिलाई ऑन ग्रेविटी। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली, ये चीज इसलिए हम मेंशन करी है, ऐसा नहीं है कि हम खड़े हैं तो वो ऑटोमेटिक पाइप नीचे छोड़ देता है। हम लेटे हुए हैं, हम उल्टे हो रखे हैं, तब भी जो यूरिन बन गई है उसको वो नीचे ही ढकेलेगा ब्लैडर की तरफ। तो वही कह रहा है, ये सिर्फ ग्रेविटी पे भरोसा नहीं करता कि खड़े हैं तो अपने आप जो यूरिन बन गई है ड्रॉप करके नीचे जाएगी, नहीं। द वॉल्स ऑफ द यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन पेरिस्टाल्सिस वेव, मोशन होता है वेव टाइप का। तो आप लेटे हो, उल्टे हो, कैसे भी हो, यूरिन को नीचे ही ढकेलेगा टू पुश यूरिन डाउनवर्ड इवन इफ यू आर लाइंग डाउन। अगर आप लेटे भी हुए हैं तो ऐसा नहीं कि यूरिन रुक जाएगी, आगे पास नहीं होगी, वो तब भी आगे ही ढकेली जाएगी। तीसरा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर जो कि स्टोरेज टैंक कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, यूरिन आकर के इकट्ठी हो जाती है, कहां पे लोकेट है वो दे रखा है। फंक्शन सर्व एज ए टेम्परेरी रिजर्वायर फॉर यूरिन, कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करके रखता है। हेल्दी एडल्ट ब्लैडर, अगर एक हेल्दी एडल्ट ब्लैडर है वो कम से कम 300 से 500 ml यूरिन को होल्ड कर सकता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, द ब्लैडर वॉल कंटेन अ स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड डेट्रूसर मसल्स। ये यहाँ इसलिए मेंशन किया है, कई जगह क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ब्लैडर के अंदर एक खास तरह की मसल्स पाई जाती है, डेट्रूसर मसल्स। एज द ब्लैडर फिल्स द मसल रिलैक्सेस। अब समझने वाली बात यह है कि हो क्या रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है ये स्ट्रेच करती हैं। व्हेन इट्स टाइम टू यूरिनेट द मसल कॉन्ट्रैक्ट टू स्क्वीज द यूरिन। ठीक है, यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, स्ट्रेच सेंसर कहते हैं। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन में सिग्नल जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिन बाहर निकल जाता है। चौथा है यूरेथ्रा। फाइनली, जो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बिना डायग्राम के अच्छा तो नहीं लगता, बट चलो ठीक है। ये किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ये ब्लैडर हो गया, दिस इज द यूरेथ्रा लास्ट में जाकर के। ठीक है, एग्जिट। यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहां पर स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी कि मस्क्यूलर्स गेट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। द फ्लो ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय 2 स्फिंक्टर्स, 2 होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है,
विच इज वाई वी कैन होल्ड इट, इसकी वजह से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अब जेंडर डिफरेंस की बात करें, थोड़ा सा जेंडर डिफरेंस देख लें, जो कि जरूरी है, एज अ फार्मासिस्ट भी आपको समझना जरूरी है, और आप क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम लिख रहे हो तो थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा होता है केवल 4 सेंटीमीटर, काफी छोटा होता है, विच इज वाई वुमेन आर मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें आप लोगों को बताया था कि जो यूरेथ्रा से बैक्टीरिया होता है ब्लैडर, ब्लैडर से फिर यानी यहां से ब्लैडर, ब्लैडर से फिर यूरेटर और किडनी तक जाता है। ठीक है, अब क्योंकि मेल के अंदर लगभग 20 सेंटीमीटर का है तो काफी बड़ा गैपिंग है। ठीक है, लेकिन फीमेल्स के अंदर केवल 4 सेंटीमीटर का है, तो इसीलिए फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, और जिनको होता है तो इसीलिए उन फीमेल्स को बहुत ज्यादा हाइजेनिक रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है मेल और फीमेल में। क्लियर? चलिए, अब ये एक सवाल ऐसा है 6 नंबर का, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब ये आपको याद ही कर लेना, राइट द फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। चैप्टर 2 से है, सेल को डिफाइन कर देंगे, जो भी आपको क्लास 6, 7, 8, 9 की डेफिनेशन याद हो। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसका एक डायग्राम बना देंगे जिसके अंदर उसके सारे स्ट्रक्चर्स को आप रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको समझाने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हर एक जो कंपोनेंट है उसका मेन फंक्शन, जैसे न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, सारे काम कर रहा है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर होता है वो सिंथेसाइज कर रहा है राइबोसोम। तो एक मेन फंक्शन उसका देना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, सेल वाला है। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत है तो बताना, मैं 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना करके इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। गोल्जी ऑपरेटर बच्चों वाला जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, रफ, स्मूथ। गोल्जी ऑपरेटस पोस्ट ऑफिस होता है ना, इधर से उधर भेजने का काम करता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, ये पक्का याद करना। चलो हाँ, ये चीज मार्क कर दूं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और गोल्जी ऑपरेटिस को पोस्ट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को पैक करके इधर से उधर भेजने का काम करता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, और वैक्यूल्स हो गए और सेंट्रियोल्स हो गए, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, खत्म। तो वो उसमें कुछ बताने जैसा नहीं था, सेल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही करना है यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भी किसी को हेल्प चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है। आगे आते हैं लिवर और पेंक्रियास। यहाँ पर आपको सिंपल से नोट्स, अब नोट्स बोला है तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली उसको डिफाइन करेंगे। जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड, ये आपका एमसीक्यू है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जिसका वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। लोकेशन की बात करें, अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर राइट पार्ट में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे। स्ट्रक्चर की बात करें, द लिवर डिवाइड होता है 2 प्रिंसिपल लोब्स। अगर आप लिवर को देखा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उससे मैं क्या करूंगा ना, डायग्राम भी साथ लेके आऊंगा। डायग्राम मैंने इसलिए डाला कि बच्चा कंफ्यूजन है कि डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, इस टाइप से इसके 2 पार्ट होते हैं, द राइट लोब एंड द स्मॉलर लेफ्ट लोब। राइट वाला बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है, और जो डिवीजन होता है उसको फेल्सीफॉर्म से डिवाइड होता है, लिगामेंट्स। अच्छा, ये यहाँ पर फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये यहाँ पर, ठीक है। हेपेटोसाइट्स, इसके जो फंक्शन, जो इसके अंदर काम करने वाले सेल्स हैं उनका नाम हेपेटोसाइट्स है। मेजर फंक्शनल सेल्स इन द लिवर, दे सिक्रीट बाइल। अब जो हेपेटिक साइनोसाइट्स कंटेन फैगोसाइट्स कॉल्ड स्टीलेट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, यानी कफर सेल्स। ये क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक साइनोसाइट्स जो सेल्स के गैपिंग होती है उसमें एक तरह से हम लोग की नलियां टाइप की रहती है, गैपिंग सी रहती है, पाइपिंग टाइप की रहती है, वहां पर फैगोसाइट्स पाए जाते हैं, खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम कफर सेल्स भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू है, जिसका वैसे नाम क्या है, स्टीलेट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। ये जो भी वहां पे बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसको खा जाते हैं। और हेपेटिक मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, विच डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मैटर। वहां पे अगर कोई रेड सेल, व्हाइट ब्लड सेल मर गया है या कोई बैक्टीरिया है, उसको खा पी के खत्म करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसका इतना से स्ट्रक्चर बता दोगे, देन फंक्शन बता दोगे। बाइल साल्ट को बनाता है, बाइल साल्ट का काम क्या है, ठीक है। बाइल साल्ट होता क्या है, विच आर सोडियम साल्ट एंड पोटेशियम साल्ट। ये सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं, मोस्टली
कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड और कोलिक एसिड। ये इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लार्ज बड़े बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको तोड़ करके जो हम खाने में खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे उसको जब ये क्वेश्चन आएगा। देन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। लिवर मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज लो, लिवर ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। ब्लड ग्लूकोज कम होता है, जो यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको तोड़ देता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है और ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। जब ग्लूकोज हाई होता है, इट ऑकर जस्ट आफ्टर ईटिंग द मील, जैसे खाना खाने के बाद बढ़ी जाता है ग्लूकोज, लिवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और स्टोर कर लेता है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। हेपेटोसाइट्स स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड्स, कुछ ट्राइग्लिसराइड स्टोर करता है। ब्रेक डाउन फैटी एसिड टू जनरेट एटीपी। सिंथेसाइज करता है लाइपोप्रोटीन को विच ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स, यानी कि लिपिड को मेटाबोलाइज करके बॉडी में भेजता है, फिर बॉडी से वापस लिवर के पास भी आते हैं, अलग अलग काम होते हैं उसकी वजह से। कोलेस्ट्रॉल बनाता है, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल उसी फैट से, ठीक है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। हेपेटोसाइट डीएमिनेट यानी कि रिमूव द अमीनो ग्रुप। हम लोग पढ़ेंगे, ये सेकेंड ईयर में है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूरिया बनाता है ना, यूरिया से फिर वो यूरिन से पास हो जाता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, तो अमोनिया ग्रुप को हटा देता है, डीएमिनेट अमीनो एसिड सो दैट द अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। फिर जब यह डीएमिनेट हो गया है, वो एटीपी प्रोडक्शन है, यानी कि एटीपी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, हो जाता है, और कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट और फैट, और उसको फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट में कन्वर्ट कर देता है। और जो बचा हुआ टॉक्सिक अमोनिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मच लेस टॉक्सिक यूरिया में, विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कि ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट और फैट में, और प्रोटीन से जो टॉक्सिक अमोनिया निकलती है उसको ये लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिन से बाहर निकाल देता है। इतना सिंपल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन, जितना भी हम ड्रग्स और हार्मोन खाते हैं, लिवर ही है जो उनको तोड़ करके यूरिन के माध्यम से फिर बाहर निकालता है, ठीक है। डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस। एक्सक्रीशन ऑफ बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन derived फ्रॉम द हीम ऑफ ब्रेक डाउन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जब टूटते हैं, ये थोड़ा सेकंड ईयर में डिटेल में आएगा, तो वहां से बाइलिरुबिन निकलता है, उसको भी बाहर निकालने में लिवर हेल्प करता है, उसको तोड़ता है। इज एब्जॉर्ब बाय द लिवर फ्रॉम द ब्लड, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर ये बाइल में छोड़ देता है। बाइल से फिर ये फीसेस पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाता है, विच इज फाइनली एलिमिनेटेड इन फीसेस, ठीक है। तो लिवर के फंक्शन थोड़े टेढ़े हैं क्योंकि इसका काफी अलग टाइप के रोल होते हैं, तो आप सिंपल नहीं भी याद रहेगा तो आप सिंपल लिख सकते हो बाइल एसिड प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स एंड हार्मोन्स प्रोसेसिंग, एक्सक्रीशन ऑफ बाइलिरुबिन। सिंपल से आप हेडिंग भी डाल के आ सकते हैं इसके फंक्शन में। सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट, स्टोरेज, क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, उसको स्टोर कर लेता है। और विटामिन ए, B12, DE के, इनको भी स्टोर करता है। कुछ मिनरल्स है, ठीक है, विच आर रिलीज फ्रॉम द लिवर व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है तो ये रिलीज करता है बॉडी के अंदर। फैगोसाइटोसिस भी कर रहा है, हमने देखा था कफर सेल्स होते हैं तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको खा जाता है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द स्किन, लिवर एंड किडनी पार्टिसिपेट इन सिंथेसाइजिंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है, तो विटामिन डी को एक्टिवेट भी करता है ये। इसी तरह पेंक्रियास, पेंक्रियास क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन, हमको ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में इंसुलिन हार्मोन वगैरह निकालता है, और डाइजेशन कुछ एंजाइम छोड़ता है जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। कहाँ लोकेट होती है, बिहाइंड द स्टमक एंड एक्सटेंड फ्रॉम डियोडेनम टू द स्प्लीन, डियोडेनम से लेकर के स्प्लीन तक, जो है ना स्प्लीन है ऊपर की तरफ रहता है, वहां तक पूरा लंबा लंबा रहता है ये बिहाइंड द स्टमक। आप लोगों ने इसका डायग्राम देखा होगा इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इस टाइप से ये रहता है, यहाँ पर हमारा स्प्लीन रहता है इस टाइप से, तो डियोडेनम से लेकर के स्प्लीन तक फैला हुआ रहता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें बता दोगे। इट इज़ अबाउट 12 से 15 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। पेंक्रियास का हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है, ठीक है, तो हेड हो जाएगा, बॉडी और टेल, एंड इज यूजुअली कनेक्टेड टू डियोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये डियोडेनम से कनेक्ट रहता है बाय 2 डक्ट, डियोडेनम से 2 डक्ट से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे देखो डायग्राम शायद इसका डालना था बट डालना भूल गया हूं मैं, क्या है ये, चलो
ठीक है, तो बिना डायग्राम में थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो नेक्स्ट वाला जो पीवाईक्यू होगा उसमें मैं सारे डायग्राम लेकर के आऊंगा जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे इसका डायग्राम का अब जो मैंने करा रखे हैं लेक्चर्स, वहां से आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 2 डक्ट रहती हैं, एक डक्ट ये हो गई, एक ऐसे 2 डक्ट से कनेक्ट रहता है ये, ठीक है ना। उसको हम पैंक्रेटिक डक्ट कहते हैं या डक्ट ऑफ वर्सन कहते हैं, इज द लार्जर ऑफ द 2 डक्ट। 2 डक्ट में से जो बड़ी है उसको डक्ट ऑफ वर्सन कहते हैं, ये नाम याद रखना। द पैंक्रेटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर। अब ये जो ऊपर से लिवर, यहाँ पे लिवर भी मौजूद है, ठीक है, यहां से जो बाइल वाला जो डक्ट आता है उसको ये कनेक्ट कर लेता है। तो दोनों बाइल और पैंक्रेटिक जूस दोनों एक साथ हमारा ड्यूडेनम में रिलीज होता है, ठीक है। और जो कॉमन डक्ट हो जाती है वर्सन डक्ट मिलके और जो लिवर से आ रहा है, तो हेपेटो और पैंक्रियाटिक, पैंक्रेटिक डक्ट और हेपेटो यानी लिवर डक्ट मिल करके क्या होता है हेपेटो पैंक्रेटिक डक्ट। या आगे जाकर के एक्चुअली देखो बताता हूं मैं, ये ऊपर से आया, ये इधर था और ये आगे जाकर के थोड़ा सा ऐसे मोटा सा होता है, ठीक है। और ये हमारा डियोडेनम है, ये इस तरीके से ना, ये थोड़ा सा ऐसे मोटा सा हो जाता है, तो इसे एम्पुला बोला जाता है या एम्पुला ऑफ वेटर कहा जाता है। उसके अंदर ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं आकर के, ठीक है, क्लियर है। तो एम्पुला ऑफ वेटर, ये कॉमन कुछ वर्ड है जो आपके बिल्कुल एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वर्ड डाले हुए मैंने यहाँ पर। तो पैंक्रेटिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट जो ऊपर से आ रही होती है उससे कंबाइंड हो जाती है, जिसको कि हम लोग हेपेटो पैंक्रेटिक डक्ट भी कहते हैं कंबाइन होने के बाद। और ये आगे जाकर के एक एम्पुला में ओपन होता है जिसको एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे तो दोनों फंक्शन बताने हैं, एक डाइजेशन वाला यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या है, ये पैंक्रेटिक जूस निकालती है, इस जूस के अंदर कुछ खास तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीएसेस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, पैंक्रेटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, पैंक्रेटिक लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। और न्यूक्लियसेस यानी कि जो डीएनए और आरएनए होता है ना, जो भी खाना खाते हैं उसमें डीएनए आरएनए होता है, उनको तोड़ने वाले एंजाइम, ठीक है। और एंडोक्राइन की बात करें यानी कि जो हार्मोन वाली बात होती है उसमें वो ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। यहां पर क्या रिलीज करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से काफी आता है, अ पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। दिस इज योर एमसीक्यू, बहुत पूछा जाता है। पैंक्रियास के अंदर एक सेल्स का झुंड होता है जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। ये सेल्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन, ठीक है, यानी कि ये निकालेंगे अपने अंदर से इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकोज को डाउन करना होगा तो इंसुलिन निकालेंगे, बढ़ाना होगा तो ग्लूकागॉन निकालेंगे। अब देखो जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स, ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस यानी कि जो सेल्स का ग्रुप है उसमें एक ग्रुप को बीटा सेल्स कहा गया है, एक ग्रुप को अल्फा सेल्स कहा गया है। तो जो ग्लूकागॉन है वो अल्फा सेल्स के द्वारा निकाले जा रहे हैं, इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स के द्वारा निकाले जा रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फिर से बेटा अब तो बहुत किनारे पे आ गए। पहला लेक्चर हर पीवाईक्यू का लंबा होगा, जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है उसको डिटेल में समझते हुए चलोगे काम हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर, केवल उनको हिंट चाहिए कि हाँ लिखना कैसे, क्या क्या लिखना है, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके उसे देख सकते हैं। राइट नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप चाहो तो फिर वही वाली कहानी है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है उसको थोड़ा डिफाइन कर दिया। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर वाले को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इसको कि पी साइज होता है, ब्रेन के बेस में होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर सेला टर्सिका से उसके अंदर होता है तो प्रोटेक्ट रहता है। इसका छोटा साइज होने के बावजूद भी इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट अदर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। ये जो हार्मोन्स निकालता है वो दूसरे ग्लैंड्स को जाके कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ये बातें लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, सीधा सीधा ये चार्ट आपको याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी, ये 4 हार्मोन किस ऑर्गन पे काम कर रहे हैं और क्या इसका काम है। बस ये एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन। और डायरेक्ट ये चार्ट बना के आओगे, कुछ मत लिखो, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने एंटीरियर का ही बताया क्योंकि यहां पर इसने एंटीरियर पिट्यूटरी की ही बात की है, पोस्टीरियर की बात नहीं करी है। क्लियर, आगे आते हैं।
डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, इसको डिटेल करता हूं, और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी अक्सर रिपीट हो रहा है ये। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिकरिंग, बार बार होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस है दैट प्रिपेयर्स द बॉडी, वो बॉडी को तैयार करती है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। द एवरेज साइकिल इज 28 डेज, नॉर्मल 28 दिन की होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू हैव साइकिल एनीवेयर फ्रॉम 21 टू 35 डेज। अगर कहीं पे 21 से 35 डेज हो गई है या होती है तो तब भी ओके है, ठीक है। टीनेजर्स में ऐसा हो रहता है। डे 1 इज काउंटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ फुल मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। डे 1 जो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है उसको हम डे 1 काउंट करके चलते हैं, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू पूछा जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली 2 साइमल्टेनियस साइकिल्स, 2 साइकिल्स होती हैं। एक ओवरी में चल रही होती है, इसे ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और एक यूट्रस में चल रही होती है, इसे यूट्रिन साइकिल कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? फॉलिकुलर फेज, जो ओवम होता है बड़ा होता है, ओवम बाहर निकलता है ओवरी से, ओव्यूलेशन, और ल्यूटियल फेज, ओवम जो निकलने के बाद जो बचता है पार्ट वो टूट जाता है। बताता हूं मैं अभी। ये ओवम था, इस ये पूरा स्ट्रक्चर था, फॉलिकल था, इसके अंदर से क्या हो गया? ओवम बाहर आ गया। ये जो बचा हुआ पार्ट था, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। वो लास्ट में जाकर के ब्रेक होगा या क्या करेगा, वो ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है। उसी दौरान जब पहला फेज हो रहा होता है तो इसमें फॉलिकुलर फेज, ये मेंस्ट्रुएशन, आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, उधर फॉलिकुलर फेज भी चल रहा है। जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है इसी बीच में आपका ये प्रोलाइफरेटिव मतलब होता है दोबारा से जान पड़ना। यूट्रस की लेयर फिर से तैयार होती है, उनमें सेल्स ग्रो होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस में, ठीक है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम करके। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो आपकी प्रिपेयर होती है किसके लिए? जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको अपने अंदर प्रिपेयर रखने के लिए। देन सेक्रेटरी फेज, लास्ट में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये सेक्रेटरी फेज है, मतलब जो लेयर्स हैं वो टूट जाती हैं और ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। तो ये कि ओवरी में चल रही साइकिल और एक यूट्रस में चल रही है। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया, मैंने क्या कर दिया है? कंबाइन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज। द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन चलती है। यहां पर मेंस्ट्रुअल ओनली ऑकर इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है ना टीनेजर्स में, और जैसी शादी हो जाती है, मैरिज होती है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो ये नहीं होगा। ओवम फर्टिलाइज हो गया है तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, विच रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग, थोड़ा सा बता देता हूं मैं इस टाइप से। ये जैसे यूट्रस होता है हम लोगों का, तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती है, ठीक है। ये मायोमेट्रियम होती है, ठीक है। जो अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, ये हर 28 डेज में बनती है और टूटती है, और यही जो टूट के निकलती है ये दोनों तरफ होती है, ठीक है। यही क्या होता है, ये जो सेल्स यहाँ से टूटते हैं वही, उसमें बहुत सारी जो कैपिलरीज होती है वो भी ब्रेक करती है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। देन फॉलिकुलर फेज और प्रोलाइफरेटिव। फॉलिकुलर चल रहा है ओवरी में, प्रोलाइफरेटिव चल रहा है यूट्रस में। द मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसको प्राइमरी फॉलिकल्स, ये कॉन्सेप्ट आप जब oogenesis पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वहां डिटेल में क्लियर होगा। तो समझ लो कि ओवम का छोटा रूप है ये, यही आगे जाकर के ओवम बनता है। प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोज टू बिकम ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली, और साथ साथ में एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट होती है, और रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलाइफरेशन। प्रोलाइफरेशन मतलब सेल डिवाइड करते हैं और वो वापस से रीजनरेट हो रही है। 2 हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज इन दिस फेज, इस फेज में बढ़ जाते हैं। अटेन अ पीक लेवल, हाई लेवल पे चले जाते हैं, लगभग बीचा बीच 14 डे पे आते। इंक्रीज इन LH इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो जो फॉलिकल प्राइमरी वाला था ग्राफियन में बदला हुआ वो टूट जाता है, और उसके अंदर से हमारा जो ओवम है वो बाहर आता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल का टूटना, उसके अंदर से ओवम का बाहर आना, ठीक है, ओवम बाहर आकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यहां से अगर मैं बताऊं इसको, इस टाइप से रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये ओवरी है, यहां से ओवम निकल करके यहां आ गया,
ठीक है, ये पूरा जोड़ा रहता है इस टाइप से। तो ये है फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये बड़ा 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द थर्ड फेज इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। इन दिस फेज रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस टू कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल ये कन्वर्ट हुआ ग्राफियन फॉलिकल में, जहां से हमारा क्या निकला, ओवम, ग्राफियन फॉलिकल, और ये फाइनली कन्वर्ट होता है हमारा जब ये टूट जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये 3 पक्का याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये जो होता है ये बहुत सारा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का मेन काम होता है जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम उसको मजबूती प्रदान करना, जिससे कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम आके वहाँ जुड़ेगा तो वो लेयर टूट ना जाए और अबॉर्शन ना हो जाए। विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। एंडोमेट्रियम इज इसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। एंडोमेट्रियम की जरूरी है इम्प्लांटेशन, उसके अंदर आकर फर्टिलाइज्ड एग आकर के लग जाता है, और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी या दूसरे इवेंट्स उसके लिए जरूरी होता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, वो ऑटोमेटिक ब्रेन को सिग्नल जाता है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ दिया जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होते ही एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, लीडिंग टू मैच्योरेशन, फिर वापस फेज बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। और फिर बता रहा हूं इसको फुल डिटेल में समझने के लिए जो लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है, उसको आप देखिए डिटेल में। जो भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं हुआ क्लियर, आंसर तो समझ में आ गया, हाँ इतना लिखना, लेकिन और डिटेल में समझना है, उसके लिए आप पर्टिकुलर उस लेक्चर में जाइए जो आपके ऐप में, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए, वहां पर जाकर के उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल ईयर। अब देखो यहाँ पे बात की इंटरनल ईयर, तो इंटरनल ईयर हमारा ये है, अभी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में पूरा होता, कंप्लीट ईयर होता तो फिर हम पूरा बनाते। तो ये हमारा इंटरनल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है ना, पूरे 3 पार्ट होते हैं। तो इनर ईयर जो है हमारा, इंटरनल ईयर उसकी बात हो रही है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हम सुनते कैसे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आप इस तरीके से, चाहो तो पॉइंट वाइज ऐसे लिख दो, या मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसको ऐसे बताता हूं। ऑरिकल्स ट्रांसमिट साउंड वेव टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, जो ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कान के बाहर लगे होते हैं, ठीक है, ये जो है ये अंदर की तरफ पकड़ने के लिए, साउंड वेव को पकड़ने के लिए होते हैं। ये साउंड वेव को अंदर भेज देते हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ठीक है। दिस इज द, ये जो होती है ये ऑडिटरी कैनाल, जहां से और मेल वगैरह निकालते रहते हैं, ठीक है। साउंड वेव स्ट्राइक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब देखो ये फिर कह रहा हूं मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है जिन बच्चों को, तो आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, अब मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार आप इसका पूरा क्या स्ट्रक्चर को समझ लें, वरना रटने जैसा हो जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, जिस कॉजेज बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन। मेम्ब्रेन ऐसे जैसे डमरू वगैरह या ड्रम वगैरह बजाते हैं, आगे पीछे हिलने लगता है। इस वाइब्रेशन की वजह से जो मैलस होता है, मैलस, इनकस है ना, मिस, स्टेपिस, 3 बोन्स हैं। मैलस पे हिट लगता है, मैलस इनकस को हिट करता है, इनकस स्टेपिस को हिट करता है। स्टेपिस जो होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, वो अंदर जाके ओवल विंडो को हिट करता है। अब जिसको स्ट्रक्चर पूरा कान का नहीं पता किसके बाद क्या आता है, उसके लिए दिक्कत है। अब जो ओवल विंडो हिट करता है वो पुश करता है पेरिलिम्फ, विच क्रिएट प्रेशर वेव। पेरिलिम्फ जो फ्लूइड भरा होता है अंदर की तरफ, उसको धक्का मारता है, तो फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशंस होने स्टार्ट होते हैं। प्रेशर क्रिएट होता है जो कि एंडोलिम्फ तक पहुंचता है, जो कि कॉक्लियर डक्ट के अंदर भरा हुआ होता है एंडोलिम्फ, वहां तक प्रेशर पहुंचता है, पानी वाइब्रेट करता है। द प्रेशर वेव इन द एंडोलिम्फ कॉज द बैसिलर मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। जो प्रेशर वेव होता है एंडोलिम्फ के अंदर, वो क्या करता है, जो बैसिलर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जहां पे ऊपर जाके अपने हेयर्स होते हैं जो कि नर्व से कनेक्ट होते हैं, उसको हिट करता है।
जो हेयर सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन मिले जितने जितने हिट को, जैसे चिल्लाऊंगा तो तेज हिलेंगे, ठीक है, वो ऊपर नर्व्स लगे होते हैं ब्रेन से आते हुए, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिग्नल जो होते हैं ट्रेवल वाया ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक पहुंचते हैं और फाइनली किस टाइप का साउंड है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एक सीक्वेंस बताना आपको, कहाँ से साउंड चली, किसने क्या किया, बस। ठीक है, तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो आप इस तरह से ये पॉइंट में लिख सकते हैं। व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ करती है, इस तरह से लिखो, बट ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिफाइन टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिक थ्रॉट, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल से दिखा देंगे, और टाइडल वॉल्यूम्स तो आप सारी की सारी जो हैं लंग्स कैपेसिटी वाली जो वॉल्यूम्स है वो सारी आप याद कीजिएगा। ये आपको याद होगी तो ही लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ जो पहले ना यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो एपिथेलियल वाला क्वेश्चन था वो आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर याद करना है और कुछ है नहीं, समझाने जैसा कुछ नहीं है। टिश्यू को डिफाइन करोगे, ग्रुप ऑफ सेल्स जैसे वहाँ डिफाइन कर दिया था। ये चार्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, यही चार्ट बना के चले आ रहे हो, तब भी आपको मान लो डेफिनेशन और इस चार्ट के 5 नंबर में से 3 नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, आप इसके अलावा एक काम और कर सकते हो। इसी चार्ट में आप क्या कर सकते हो, हर एक के अंदर ना एक एक एग्जाम्पल दे दो कि कहाँ पाए जाते हैं। क्या यहाँ पे अगर आपको पूरा याद नहीं करना है, मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जो मैं नॉर्मली बच्चों को क्लास में बताता हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये होते कैसे हैं, एक लाइन में उसको डिफाइन कर दो और उसकी लोकेशन दे दो, एग्जाम्पल कहाँ पाए जाते हैं, बस काफी, हर किसी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसे एपिथेलियल हो गया हमारे पास, फर्स्ट टाइप एपिथेलियल, दूसरा मस्क्यूलर, तीसरा कनेक्टिव, चौथा नर्वस। तो एपिथेलियल हो गया। अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एपिथेलियल को आपने डिफाइन किया, कवरिंग होती है लाइनिंग टू ऑल, जो स्टार्टिंग में से बता रहा था, जो क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब इसके फर्दर टाइप है स्क्वैमस। अब स्क्वैमस में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल्स आर थिन, फ्लैट होते हैं, इर्रेगुलरली शेप होते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर पीडीएफ देखोगे जहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया, वहां पे इसके पिक्चर्स भी डाले हुए हैं मैंने। यहाँ पे पिक्चर्स नहीं डाले वरना बहुत लेंदी हो जाता और मेरे को लग रहा था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं पिक्चर भी लेके आऊंगा जो भी क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको चीजें इजीली समझ में आए। इनका क्या काम होता है, ठीक है, यहाँ से डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन इजीली हो जाता है। एग्जाम्पल कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द एयर सैक्स, अल्वेलाई में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझाने जैसा नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी इसका हिंदी पीडीएफ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। आप ऐप को डाउनलोड करो, फर्स्ट पीवाईक्यू का सब कुछ फ्री रहेगा, देन फर्दर बाकी के पीवाईक्यू के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करके उसे लेना पड़ेगा। दूसरा क्यूबॉइडल आ गया। ठीक है, क्यूब शेप का होता है, इतना भी लिख देंगे ना आप, क्यूबॉइडल है, क्यूब शेप का है, और लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल। ये आपको धीरे धीरे, एक दिन एपिथेलियल याद किया, एक दिन मस्कुलर याद किया, एक दिन कनेक्टिव याद किया, इस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके याद कीजिएगा। ठीक है, एक दिन में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे टिश्यू वगैरह है, पर्टिकुलर किसी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा, आपको अलग से एक, जैसे मान लो टिश्यू है, इसके ऊपर अलग से एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, जो डिटेलिंग हो जाएगी। तो मेरे को भी ये रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक ही ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं और वो रहेगा। क्लियर है बातें? तो करना क्या है बेटा, ठीक है, आपको अभी तो कुछ बच्चे लग रहे होंगे कि यार ये तो बहुत डिटेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी जब हम PYQ 5 करेंगे, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, हर सब्जेक्ट में जब 5 करेंगे तब आपको ये मैं क्यों करवा रहा हूँ उसका असली रीजन समझ में आएगा। PYQ 5 में आप देखोगे, अच्छा ये PYQ 1 में ये कवर हो गया, ये कवर, मतलब मुश्किल से 20-30% क्वेश्चन ही सॉल्व करने, बाकी सब पीछे कवर हो चुके होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और या मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, नंबर मेरा पता ही है।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में। बाय बाय।